तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये इस एसएम कोर्स में सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। फ्रेमवर्क याद है क्या? टॉपिक कौन कौन से जरा एक बार देख लें अपन। सबसे पहले कंपोनेंट, आर्किटेक्चर, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, रिस्क एंड कंट्रोल, लॉ एंड गाइडलाइंस, डिजिटल पेमेंट मेथड्स, है ना। कैसे याद करना है? राइमिंग में। फिर से कर लें एक बार। क्या क्या कहें? कंपोनेंट, आर्किटेक्चर, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, रिस्क एंड कंट्रोल, लॉ एंड गाइडलाइन, मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट। याद हुए क्या कुछ? लास्ट टाइम एक बार फिर से कर लें। क्या क्या है? कंपोनेंट, आर्किटेक्चर, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, रिस्क एंड कंट्रोल, लॉ एंड गाइडलाइंस, मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट। क्लियर हो गए? ये पहला पोर्शन है। दूसरा पोर्शन है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का, जिसमें कौन कौन से टॉपिक है? वर्चुअलाइजेशन, ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, ग्रीन, आईटी, बीवाईओडी, वेब 3.0, आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। ठीक है ना। फेमिलराइजेशन कर रहे हैं अपन। टॉपिक से फेमिलराइजेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार इन चीज़ों का जिक्र होगा और ये चैप्टर बहुत अच्छे वेटेज का है और आज के हिसाब से बना हुआ है, इसलिए इन सब चीज़ों को रोज पढ़ते पढ़ते अपन याद भी कर लेंगे इसको। ठीक है ना। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक हो गए फिर से देखें एक बार। वर्चुअलाइजेशन, ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, देन ग्रीन, आईटी, बीओआईडी, वेब 3.0, आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। वन मोर टाइम, लास्ट टाइम देख लें इसको भी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में डिफरेंट टॉपिक्स कौन से हैं? सबसे पहले वर्चुअलाइजेशन, ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, बीओआईडी, देन ग्रीन, आईटी ऊपर नीचे हो सकता है, देन आईओटी, वेब 3.0, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। क्लियर? अब मेरे ख्याल से पूरा याद हो गया होगा। ठीक है। कोशिश करो बिना देखे एक बार अपन बोलने की। पूरा का पूरा इसका फ्रेमवर्क चैप्टर 4 का क्या है? सबसे पहले कंपोनेंट, आर्किटेक्चर, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, देन रिस्क एंड कंट्रोल, लॉ एंड गाइडलाइंस, देन मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट। ये हो गया पहला हिस्सा। दूसरे हिस्से में क्या है हमारे पास में? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। कौन कौन से टॉपिक है इसमें? सबसे पहले वर्चुअलाइजेशन, ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, बीओआईडी, वेब 3.0, ग्रीन, आईटी, आईओटी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लो, याद हो गया। बड़ी बात है क्या कोई? ऐसे ही पूरा याद हो जाएगा। जिस दिन 60 लेक्चर्स जो भी हमने लगने हैं, उसके बाद में हर दिन का एक डिजिटल पन्ना आपके दिमाग में होगा, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है ना। इस क्लास में जब अपन फिनिश करेंगे, आपके दिमाग में एक एक दिन की सब चीज़ें याद होगी और तभी आप इसको स्कोर कर पाएंगे। देखो, समझना बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझने के साथ साथ उसको एग्जाम तक रिटेन कर लेना, तभी तो नंबर आएंगे ना अपने। और अगर वो रिटेन करना नहीं सीखा अपन ने, तो फिर नंबर कैसे ला पाएंगे अपन? इसलिए हर दिन अपन इसी तरीके से कम्युलेटिव रिवीजन में जाएंगे और इसको याद करेंगे। ठीक है। अब ईमानदारी से बिना देखे लास्ट टाइम कर रहे हैं अपन, उसके बाद फिर चलते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर। हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स, एम कॉमर्स और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है। इसके फ्रेमवर्क में सबसे पहले क्या आता है? कंपोनेंट, आर्किटेक्चर, रिस्क एंड प्रोसेस फ्लो डायग्राम, रिस्क एंड कंट्रोल, लॉ एंड गाइडलाइंस, देन मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट। ये पहला हिस्सा। फिर आ जाओ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का हिस्सा। उसमें कौन कौन से टॉपिक है हमारे? सबसे पहले वर्चुअलाइजेशन, ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, ग्रीन, आईटी, then BOID, Web 3.0, IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। वेटेज है इसका 10 नंबर का। कोई मुश्किल नहीं है, केवल आपको अपने आप को अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। जब आप इस क्लास में आ जाते हैं तो केवल ये 2 घंटे हमारे सब्जेक्ट के लिए फुल अटेंशन से पे कर दो। टेक माई वर्ड, आप चाहो जितना स्कोर कर सकते हो इस सब्जेक्ट से, बस फर्क केवल इतना सा होता है अटेंटिव आप कितने हो। क्लासेस में अगर पूरा आपने ध्यान लगाया तो इस सब्जेक्ट पे स्कोर करना हंसी खेल है, लेकिन ध्यान नहीं लगाया तो फिर टॉपिक बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टेक्निकल है, इसलिए समझने में कईयों को दिक्कत भी आया करती है। तो हमें क्या करना है? समझना भी है और हमें याद भी करना है। अब देखो, सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया था व्हाट डू यू मीन बाय ई कॉमर्स। 6 पॉइंट थे इसके, याद कर लें। सबसे पहला पॉइंट क्या है? आप ही बताएंगे मुझे। सबसे पहला पॉइंट, डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। सेकेंड, between a company, its customer and business partner. Number 3, through automation. Number 4, reliable. Number 5, secure connection के थ्रू होता है। फिर छठी चीज क्या बताई थी? सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। किस पे होता है ये? कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स एंड मोबाइल एप्लीकेशन। फिर हमने क्या किया था? एक डायग्राम देखा था ट्रेडिशनल कॉमर्स का, जिसमें एक तरफ थे हमारे पास में मैन्युफैक्चरर्स, वो माल दिया करते हैं, होलसेलर्स और एजेंट्स को वो माल दिया करते हैं हमारे
रिटेलर्स को, रिटेलर से माल पहुंचता है कस्टमर तक। इसमें होलसेलर और रिटेलर क्या है, बिचौलिए हुआ करते हैं, इंटरमीडिएटरी होते हैं जो क्या करते हैं, प्राइस टैग ऐड कर देते हैं, वैल्यू में कोई एडिशन नहीं करते लेकिन उसमें प्राइस एडिशन कर देते हैं। ई कॉमर्स इसको खत्म करता है। ई कॉमर्स के डायग्राम में हम देखते हैं एक व्यक्ति अपने कंप्यूटर पे, अपने टैबलेट पे, अपने मोबाइल फोन पे बैठ के ऑर्डर दिया करता है। ऑर्डर का एग्जीक्यूशन अपने आप हुआ करता है, ऑटोमेटिकली हुआ करता है। शॉपिंग कार्ड अपने आप बनता है, कल अपन ने देखा था। क्रेडिट कार्ड या किसी और मोड से पेमेंट करते हैं, इनवॉइस जनरेट होती है। इनवॉइस जनरेट होती है, दो लोगों को इंटीमेट किया जाता है, कस्टमर को कि आपका ऑर्डर फुलफिल कर दिया गया, और दूसरा मर्चेंट को कि आपका अकाउंट क्रेडिट कर दिया गया, आपके पास पैसा आ गया। इसके साथ साथ वेयर हाउस को इंस्ट्रक्शन चला जाता है, कार्गो से माल निकल जाता है और आपको एक एसएमएस आ जाता है इतनी तारीख को आपका माल पहुंचेगा। और ये सब काम अपने आप सर्वर, बड़ी मशीन कर रही है कि नहीं कर रही है अपने आप। तो बताओ, इसने बिचौलियों को खत्म कर दिया तो प्राइसेस को कम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं इस तरीके से। इसीलिए बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां, एम कॉमर्स कंपनियां आप तक माल को सस्ते से पहुंचा रही है, क्योंकि मिडिल मैन खत्म कर दिया है और इनकी रीच वाइड स्प्रेड होगी। आज अपन एडवांटेज में भी इस बात को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने करीब 11 तरीके के डिफरेंसेस पढ़े थे इनके बीच में। ट्रेडिशनल कॉमर्स, जिसको ब्रिक एंड मोर्टार मॉडल भी कहते हैं एक तरफ, और उसके दूसरी तरफ दो चीजें, ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। तो ये सवाल कई तरीके से पूछा जा सकता है। पहला सवाल क्या हो सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स। दूसरा सवाल क्या हो सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। आंसर यही लिखना है दोनों में। लेकिन एक सवाल और हो सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स, उसको अपन बाद में लेंगे, पर फिलहाल अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो 11 डिफरेंसेस में सबसे पहला डिफरेंस किस पे था, डेफिनेशन पे। डेफिनेशन में ट्रेडिशनल कॉमर्स पहले बोलेंगे, एम कॉमर्स बाद में बोलेंगे। पहला पॉइंट क्या था, ये मैनुअल है और नॉन इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक है। दूसरा पॉइंट था ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का, ये मैनुअल है और ये इलेक्ट्रॉनिक है। तीसरा पॉइंट था अवेलेबिलिटी का, ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, ये 24/7/365 डेज है। क्लियर है। नंबर 4, नेचर ऑफ प्रोसेस कैसा है, फिजिकल गुड्स को इंस्पेक्ट कर सकता है ट्रेडिशनल कॉमर्स में, यहाँ पे इंस्पेक्शन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, कस्टमर इंटरेक्शन कैसा है, यहाँ पे फेस टू फेस होता है, मिलते हैं है ना, कस्टमर मैन्युफैक्चरर से या दुकानदार से या प्रोडक्ट जो बेच रहा है रिटेलर से, उससे मिलता है। लेकिन यहाँ पे हम स्क्रीन टू फेस जो देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, मोबाइल फोन पे, उसी से ऑर्डर बुक किया करते हैं। नेक्स्ट, बिजनेस का स्कोप क्या है, लिमिटेड दायरे में होता है ट्रेडिशनल कॉमर्स में, वहां पे वर्ल्ड वाइड रीच होती है, दुनिया में आप कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कैसा है, हमारा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एक जैसा नहीं होता ट्रेडिशनल कॉमर्स में, क्योंकि हर दुकान का काम करने का तरीका, वर्किंग स्टाइल, स्ट्रक्चर अलग होता है। जबकि ई कॉमर्स और एम कॉमर्स पे आओ तो एक ही तरीका है, चाहे फ्लिपकार्ट पे माल खरीदो, स्नैपडील पे खरीदो, वॉलमार्ट पे खरीदो, स्विगी पे खरीदो, जोमेटो पे खरीदो, किसी और पे खरीदो, एक ही तरीके से वो प्रोसेस किया करते हैं, तो यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म है। रिसोर्स का फोकस साइड क्या होता है, ट्रेडिशनल कॉमर्स में जो माल मेरे पास है मैं उसको बेचने की कोशिश करता हूँ, इसको कहते हैं सप्लाई साइड पुश, मतलब जो मेरे पास उपलब्ध है मैं वही बेचूंगा, नहीं तो ये बड़ा बड़ा बेकार नहीं हो जाएगा मेरे पास में। और हम ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में आते हैं तो क्या करते हैं, डिमांड साइड देखते हैं, कस्टमर क्या चाहता है, उसी को हम अपने प्रोडक्ट के तौर पे डिस्प्ले करते हैं और उसी को हम बेचने की कोशिश करते हैं। तो इस मायने में ई कॉमर्स और एम कॉमर्स बेटर है कि वो कस्टमर की डिमांड को समझते हुए उसी माल को आपको देने की कोशिश किया करता है। कस्टमर भी तो यही चाहता है, जो वो मांगे वो मिलना चाहिए। अब मैं मांग कुछ और रहा हूँ और दुकानदार के पास जो माल पड़ा है मेरे को उसकी डिमांड पे वो शिफ्ट कर रहा है, तो ये मेरे लिए ठीक नहीं है, उसके लिए तो ठीक है लेकिन मेरे लिए ठीक नहीं है ना। इसलिए उधर सप्लाई साइड होता है तो इधर डिमांड साइड होता है। नेक्स्ट, मार्केटिंग का तरीका कैसा है, वन वे मार्केटिंग, जो मेरे पास है मैं उसी की बात करूंगा, दूसरे की बात भी नहीं करूंगा। जबकि हमारे ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में आपकी इंडिविजुअल नीड को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, 1-to-1 मार्केटिंग करते हैं, कस्टमाइज मार्केटिंग किया करते कि नहीं करते। कभी भी आपने फ्लाई किया हो किसी भी एयरलाइन से तो क्या होता है, वहाँ से बताओ आपको मैसेज आते कि नहीं आते हैं, है ना। मैं जेट एयरवेज, हालांकि बंद हो गई, मैं जेट एयरवेज का फ्रीक्वेंट फ्लायर था। मैं अपनी इन क्लासेस को लेके अपने एक बैग में ऐसा एक टैबलेट, पीसी और एक प्रोजेक्टर रख के हिंदुस्तान के हर शहर में क्लासेस पढ़ाने जाया करता था। हर शहर में मैंने क्लासेस फेस टू फेस पढ़ाई हुई है। 10-15 दिन वहाँ रुका करते थे, 8 आवर्स ए डे हम रुकते थे वहाँ पे पर डे, 8 घंटे क्लास लेके और फटाफट से कोर्स फिनिश कर दिया। तो जेट एयरवेज ने मुझे कैसा स्टेटस दिया, फ्रीक्वेंट फ्लायर। तो जब मैं क्लासेस के लिए नहीं जाता था तो उनकी तरफ से मैसेज आता था कि आपके ओपन टिकट है, आप कभी भी वेलकम है, कभी भी आप आ सकते हैं। तो बताओ, अपने कस्टमर को अपनी तरफ बनाए रखने के लिए ये सारी साइटें काम करती है कि नहीं करती है। मैंने कल उदाहरण दिया था सैटरडे शॉपी वाला, आप एक बार उसके कस्टमर बन गए, उसके बाद आपका नंबर आ गया, वो एसएमएस की भरमार लगा देगा। होता है कि नहीं होता है आपके पास में, ये हो रहा है नहीं हो रहा है। तो कैसे कर पा रहे हैं अपन, मार्केटिंग कस्टमाइज है या नहीं, आपकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। और दिस इज द बेस्ट वे टू सेटिस्फाई द कस्टमर कि वो चाहता क्या है, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से हम चीजें आपको प्रोवाइड करें। कल मैंने एक एग्जांपल और दिया था शायद आपको, वॉलमार्ट का। वुड बी मदर्स जैसे ही परचेजिंग शुरू करती हैं अमेजन पे ढीले ढाले कपड़ों की, अमेजन समझ जाता है कि अब ये
बेबी केयर प्रोडक्ट की हमारी ग्राहक है, और इमीडिएटली उनको क्या आ जाता है, मैसेज आना शुरू हो जाता है कि हमें ऐसे प्रोडक्ट रखा करते हैं, तो आप बाद में खरीदेंगे, नॉलेज तो आज दे दूं मैं, तो कम से कम मेरा ग्राहक वर्ग फिक्स हो जाएगा। तो जमाना कैसा हो गया, अब दुकान ग्राहक के घर तक पहुंचने लगी है ड्यू टू ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। पहले क्या होता था, आपको मार्केट में अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ढूंढना पड़ता था, मिलता कहाँ है, तो पुराना तरीका क्या था, आप ढूंढने जाते थे। अब तरीका क्या है, दुकान आपके घर आया करती है, आपके मोबाइल फोन में उपलब्ध है, एसएमएस व्हाट्सएप मार्केटिंग द्वारा आप तक वो उपलब्ध हो जाया करती है। क्रांतिकारी बदलाव है या नहीं है, चीज़ों की सोच में बदलाव है या नहीं है। बातों बातों में अपन ने एक टॉपिक पढ़ लिया स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, इसको कहते हैं बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। जब भी हम कोई नई सोच लाते हैं, नया काम लाते हैं, पुराने से हटके काम करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल रीथिंकिंग इन एग्जिस्टिंग प्रोसेस, और इसी का नाम क्या रखा गया है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग और बीपीआर। चैप्टर नंबर 8 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कोर्स पढ़ेंगे, डिटेल में इसके कई एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। अभी मैं लिंक करके बता रहा हूं कैसे ई कॉमर्स और एम कॉमर्स ट्रेडिशनल कॉमर्स के ऊपर क्या है, बीपीआर ही तो है, एक नई सोच ही तो है। किसने सोचा था बताओ, ओला और उबर वालों के पास खुद की गाड़ियां हैं क्या? आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं या आपने किसी ड्राइवर को दे दी है और आप भी कमा रहे हो और उबर को भी कमा के दे रहे हो, ओला को भी कमा के दे रहे हो। बताओ गजब का कंसेप्ट है या नहीं है, मतलब हमारा खुद का कुछ नहीं, दूसरे ही हमें कमा के दिए चले जा रहे हैं। और दुनिया में व्यापार भी यही चल रहा है, खुद से जो काम करता है वो तो गधा मजदूर कहलाता है। दिमाग कैसा चलाना चाहिए आजकल, इंटेलिजेंटली, है ना। और इंटेलिजेंट के लिए आज टेक्नोलॉजी की आपको मदद लेनी पड़ेगी, और बिना टेक्नोलॉजी के लिए मदद बिना आप अपना बिजनेस के व्यापार को बहुत बड़े लेवल पे खड़ा भी नहीं कर सकते। सो हियर इज ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स फॉर यू एज ए सोल्यूशन, इट कैन बी अप्लाइड टू एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री। आप किसी इंडस्ट्री का नाम ले लो, हमारे पास ई कॉमर्स और एम कॉमर्स सोल्यूशन उसके लिए एग्जिस्ट करता करते कि नहीं करते। जोधपुर के कई मेरे मिलने वाले हैं जो जन्मपत्रियां देखा करते हैं, हमने उनकी वेबसाइटें बनाई, और वेबसाइटों के बाद क्या हो गया, अब केवल जोधपुर के क्लाइंट ही उनको नहीं दिखाया करते, दुबई के क्लाइंट भी दिखाते हैं, यूके के क्लाइंट भी दिखाते हैं, यूके के क्लाइंट भी दिखाते हैं। बताओ जोधपुर वाला पैसा किस में देगा, इंडियन करेंसी में, रुपए में, डॉलर में आएगा अपने पास, यूएस के क्लाइंट से, यूके से पौंड में आएगा और महंगा उससे, है ना, यूरो में आ जाएगा आपके पास, दुबई में द्राम से आ जाएगा आपको पैसा। तो बताओ काम बढ़िया हुआ कि नहीं हुआ। फेसबुक के माध्यम से अपन उनसे जुड़ गए और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम पूछी और अपन ने उनका निदान बताया और उनको लग गया। तो बताओ पंडित जी से बिना पूछे तो हमारे यहाँ कई लोग मुहूर्त में काम ही नहीं करते, बताओ करते हैं क्या। तो बताओ जोधपुर में बैठा आदमी वैश्विक हो गया कि नहीं हो गया, कैसे हुआ, ई कॉमर्स और एम कॉमर्स की मदद से। तो अनसीन अनफोल्ड एरियाज में भी हम काम कर सकते हैं यूजिंग ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। नेक्स्ट आप मार्केटिंग के बाद पेमेंट मेथड कैसे हैं। 4 पेमेंट मेथड है ट्रेडिशनल में, चेक है, कैश है, क्रेडिट कार्ड है, 3 ईयर अदर। और इधर कौन से इनके अलावा, 3 के अलावा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, कैश ऑन डिलीवरी और यूपीआई मेथड से। लास्ट पढ़ा था डिलीवरी ऑफ गुड्स, इसमें डिलीवरी ऑफ गुड्स कैसा होता है, पैसे दो तुरंत प्राप्त करो इंस्टेंटेनियसली। इधर कैसा होता है, कुछ समय लगता है। तो हम कह सकते हैं कुछ 2-3 चीजों में तो आज भी हमारा ट्रेडिशनल कॉमर्स एडवांटेज में है। पहला, हम क्या कर सकते हैं, फिजिकली गुड्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2 कौन सा है, हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियसली प्रोडक्ट को दे सकते हैं। तीसरा कौन सा है यहाँ पे, और तरीका कोई मैटर एडवांटेज का दिख रहा है, कस्टमर के साथ इंटरेक्शन फेस टू फेस वाला है हमारा, ठीक है। तो ये 2-3 एडवांटेज हमें नजर आ रहे हैं, बाकी सारे एडवांटेज कहाँ मिलते हैं अपने को, ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में नजर आते हैं। तो हम धीरे धीरे इस ट्रेडिशनल कॉमर्स के एडवांटेजेस को ले गए हैं किसमें, ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में। अगला सवाल हमने पढ़ा था ई कॉमर्स को करने के 8 स्टेप्स, ध्यान आ रहे हैं क्या सभी को। पहला स्टेप क्या था, आइदर गो टू द वेबसाइट और गो टू द मोबाइल ऐप, यही काम करते हैं, कल करके देखा था अपने फ्लिपकार्ट। नंबर 2, सेलेक्ट द टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू विश टू चूज, ठीक है, जैसे अपन ने कल ओप्पो रीनो को चूज किया था उसमें। नंबर 3 क्या था, मेक द करेक्ट चॉइस। ओप्पो रीनो को भी कई सारे हमारे पास में प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे थे, अलग अलग मेमोरीज के, अलग अलग कैमरा के, रेजोल्यूशन के, अलग अलग प्राइसेस के। तो अपन क्या करेंगे, उसमें से जो हमें सबसे ज़्यादा सूट करता है उसको चुनेंगे स्टेप 3 में। स्टेप 4 क्या था, मेक द फाइनल चॉइस। नंबर 5 क्या था, एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट ई कॉमर्स वेंडर शो द ऑल द डिटेल्स, आपने क्या चुना है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पेमेंट मेथड्स अब आएंगे इसके बाद। नेक्स्ट क्या होता है, वंस यूजर गोज फॉर द ऑनलाइन पेमेंट ई कॉमर्स वेंडर डिस्प्ले द डिफरेंट ऑप्शन। कल देखे थे अपन ने, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, डेबिट कार्ड हो सकता है, एटीएम हो सकता है, इसके अलावा कैश ऑन डिलीवरी हो सकता है, और भी यूपीआई मेथड्स हो सकता है, आपके पास में एनईएफटी हो सकता है। अगर आपने ऑनलाइन मेथड चुना है अपार्ट फ्रॉम सीओडी, तो फिर आपके पास एक ओटीपी जनरेट होगा। तो ओटीपी किस में जनरेट नहीं होता, सीओडी में नहीं होता। याद रखें इसको, है ना, हर छोटी चीज को अपने को याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यू के लिए अपने को तैयारी करना है ना। मैंने डे 1 में भी क्या कहा था, जितने एमसीक्यू में इस क्लास में तैयार कर देंगे ना, उन्हीं में से आप सारे सवाल देखने जा रहे हैं, और उसमें से कम 25 सवाल तो आप सीधा ही ऑप्शन पे जाओगे, मतलब
सवाल देखते ही उसके सीधे ऑप्शन ABC में आपको नजर आ जाएगा आपका जवाब क्या है, कंफ्यूजन ही नहीं होगा। 4-5 सवालों में कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि कौन सा ऑप्शन है, दो में से कोई एक। तो उसके लिए अपने को अटेंटिव होना पड़ेगा, और अटेंटिव होने के लिए डे 1 से लास्ट डे तक हर चीज़ पे ध्यान देना है कि इस पे MCQ तो नहीं बन सकता है। और हमारी क्लास में हम कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स को डे 1 से ही MCQ बेस पढ़ाई पे ढाल दिया जाए, तो कल्चर विकसित हो गया अपना। और कल्चर विकसित हो गया तो क्या हुआ, जब खुद से पढ़ोगे तब भी क्या हो जाएगा, आपका दिमाग काम करता रहेगा, इस पे MCQ तो नहीं हो सकता, तो मैं पढ़ते वक्त इस बात को जरूर ध्यान रख लूँ। और ऐसा करने से बताओ फिर क्या अलग से MCQ तैयार करने पड़ेंगे, या हम इन 60 दिनों में ही MCQ और डिस्क्रिप्टिव दोनों की तैयारी करते चले जा रहे हैं, दोनों की हो जाएगी। ठीक है, बातों बातों में अपने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर 7 का एक टॉपिक पढ़ लिया, स्ट्रैटेजिक कल्चर। कल्चर का मतलब वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम और आपके काम करने की वर्किंग स्टाइल, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा वातावरण तैयार हो सके, ताकि एक स्वस्थ प्रतियोगिता करते हुए कर्मचारी काम करें और कंपनी का भला हो। हम इस क्लास में क्या चाहते हैं, आपके बीच में स्वस्थ प्रतियोगिता हो, जब हम टेस्ट ले तो सब लोग नंबर 1 आने की कोशिश करें, है ना, मेरे मार्क्स सबसे ज़्यादा आने चाहिए, बाहर लगाऊंगा भी मैं इसको। और उससे एक स्वस्थ प्रतियोगिता से अगर सारी क्लास परफॉर्म करने लग जाती है तो बताओ आपका भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा, है ना। मैं अगली क्लासों में कह सकूंगा मेरी पिछली क्लास का रिजल्ट भी हर बार की तरह अच्छा रहा, और आप एडवांस करके फाइनल में चले जाएंगे। तो बताओ दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है या नहीं। तो मिल के अगर एफर्ट लगाएंगे तो ये किया जा सकता है। क्या मैंने इम्पॉसिबल टास्क बोला है क्या? अच्छा, वर्ड इम्पॉसिबल पता है क्या सबको, क्या कहता है? वेरी गुड, आई एम पॉसिबल। तो आप कैसे देखते हैं चीजों को? असंभव शब्द खुद कहता है मैं संभव हूं। या हटा दो, पीछे क्या वर्ड है? संभव। आप कैसे देखते हैं चीजों को? दुनिया में हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होके जिया करो, पैसिमिस्टिक होके जीना ही नहीं है कभी। कई बार जिंदगी में परिस्थितियां ऐसी आएंगी आपको लगेगा मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव में कुछ साल बाद सोचोगे ना तो आपको क्या लगेगा, अच्छा हुआ ये हो गया मेरे साथ में, वरना आज मैं इस जगह पे नहीं होता या नहीं होती। होता कि नहीं होता बताओ मेरे को। ठीक है, मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। थ्रू आउट में मेरिटोरियस रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने कभी कोचिंग ही नहीं की। हमारे ज़माने में 12th होती नहीं थी। 11th में लोग मेरे जो साथ के थे उन सब ने क्या किया, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट PET के लिए कोचिंग की। मैंने कहा नहीं, मेरे तो ऐसे ही हो जाएगा, मैं अपने हिसाब से तैयारी करता रहा। इन कोचिंग मेथड्स में क्या करवाते थे, कैसे इन 100 सवालों को कम समय में अटेंड किया जाता है ना। मुझे लगा मैं तो खुद ही कर लूंगा। हुआ क्या, जब एग्जाम हुआ तो मालूम पड़ा PET में मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। मतलब टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी, टॉपर ऑफ द स्कूल, टॉपर ऑफ द बोर्ड, और सिलेक्शन ही नहीं हुआ। मैं बड़ा डिसहार्टन हुआ। मेरे साथ के लोग जो और नहीं हुए तो उन्होंने कहा 1 साल ड्रॉप करेंगे और अपन फिर से देंगे। वो दिया उन्होंने और इंजीनियर बने। ठीक है ना, उनमें से एक अपने मेन बिल्डिंग के पास में आपने ऑक्सीजन सिलेंडर वाली दुकान देखी है, ठीक है ना, उनके एक ओनर का ब्रदर भी है, विमल अवतानी उसका नाम है। हम दोनों साथ पढ़े हुए स्कूल डेज में। वो बाद में मैकेनिकल इंजीनियर बने, आज उन्होंने ये फैक्ट्री डाल दी। और मैंने कहा नहीं, अपने लिए शायद कुछ और लिखा है, मैं नहीं करूँगा। तो मैंने BSc इलेक्ट्रॉनिक्स में किया लाचू से, उसके बाद MSc फिजिक्स किया यूनिवर्सिटी ऑफ जोधपुर से, उसके बाद मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया। और बताओ कौन सी फील्ड चुनी जो आज की सबसे ल्यूक्रेटिव फील्ड है या नहीं है, जिसका नाम है कंप्यूटर साइंस। उस जमाने में अगर इंजीनियर बनते तो कौन से बनते, मैकेनिकल, सिविल, उसमें सिविल बहुत चलती थी हमारे ज़माने में। तो बताओ कहीं पत्थर ही तोड़ रहे होते, उससे बताओ ये आज की बढ़िया ब्रांच है या नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों से रोज इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। बताओ ये कम बात है क्या मेरे लिए, है ना, इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स। और मेरी तो ये एक तरीके की कहना चाहिए पैशन भी है, पढ़ना पढ़ाना मेरा पैशन भी। इंजीनियरिंग कॉलेज में जब मैं गेस्ट फैकल्टी भी हूँ, वहाँ भी मेरा पैशन यही रहता है कि नए सब्जेक्ट को मैं टेकअप करूँ। मैंने अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को कह रखा है, जो कोई सब्जेक्ट नहीं लेता वो मुझे दे देना। हम अपने MCA के दौरान 6 सेमेस्टर में 32 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और आज वो 32 के 32 सब्जेक्ट मैंने कभी ना कभी वहाँ भी पढ़ाए हुए। उनको कहते तो आप टाइम टेबल बना लो, सबको सब ले लेना, तो जो बच जाए मुझे दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। आई लव टू टीच न्यू सब्जेक्ट ऑल्सो, कम से कम मैं भी तो इनरिच होता हूँ इस तरीके से। तो बताओ ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है या नहीं, है ना। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ जो ध्यान रखना, घर में कई बार दूध फट जाया करता है ना, तो कई बार अपन अफसोस करते हो दूध फट गया, नुकसान हो गया। मैं कहता हूँ दूध फटने से वही लोग परेशान होते हैं जिनको इससे पनीर या फिर मावा बनाना नहीं आता। लोग तो फाड़ते हैं चला चला के दूध, जाओ कंदोइयों के पास में दूध नहीं फाड़ते हैं, तुम्हारे सामने फाड़ते हैं कि नहीं अब इसका मावा बनाएंगे, इसका पनीर बनाएंगे, इसके रसगुल्ले बनाएंगे। बताओ, तो हर चीज़ को एक अवसर की तरह लेना है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा ना, जिंदगी बहुत मज़े में और आसान हो जाएगी। हम हर चीज़ को डिफिकल्ट मानते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। एवरीथिंग कम्स विद यू एन अपॉर्चुनिटी। समझना होगा इसमें मेरे लिए अवसर क्या है। पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जब बात बार बार आएगी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में क्या कहा जाता है, इफ़ यू डू नॉट want to, if you do not know where you are going,
देन यू माइट लैंड नोवेयर। आपको पता ही नहीं है आपको जाना कहाँ है, तो फिर क्या करेंगे, आप कहीं पे नहीं पहुंच पाएंगे। कई लोगों को आपने देखा होगा चलते चलते चौराहे पे रुक जाया करते हैं, फिर सोचते हैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, तेरे पीछे ट्रैफिक जाम हो जाए, मतलब देखा होगा आपने कई बार, मेरे साथ अक्सर होता है। कई वो 4 व्हीलर चलाने वाले आगे चलते चलते सड़क पे आके एकदम ही रुक जाते हैं, अपन हॉर्न देते रहते हैं, वो कुछ सोचना है किधर जाना है किधर जाना है, तो भैया गूगल की मदद ले लो ना, पहले ही बताता चलता है कौन सी डायरेक्शन में चलना है, यहाँ के क्यों सोचने का अपने को, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाया करती है। तो प्लानिंग तो काम करनी चाहिए साथ साथ, और जिन लोगों की प्लानिंग साथ साथ काम करती है उनका एंड रिजल्ट भी पहले से फिक्स होता है। दोज हु आर फेल टू प्लान आर बाउंड टू फेल। जो प्लानिंग ही नहीं करते उनको करना क्या है, उनका दुनिया में फेल होना सुनिश्चित है, चाहे हम इंडिविजुअल हो, चाहे कंपनी की बात हो, चाहे कंट्री पाकिस्तान की बात हो, फेलियर ही है ना एक तरीके से। देखो अब अमेरिका से भीख मांगने बार बार चले जाया करते हैं, पुराने शासक रहे हो चाहे नया इमरान खान रहा हो, सुनता है क्या कोई? दुनिया में कमजोर की कोई नहीं सुना करता, अच्छे से समझ लो। अगर कभी परिस्थिति आपकी ठीक भी नहीं होती तो बोलने का नहीं, ठीक है ना, बाहर से ठीक ठाक ही दिखाने का, वरना लोग उसको पसंद ही नहीं किया करते जो हमेशा रोता दिखता है। परिस्थितियों का मारा कौन नहीं है बताओ, हर एक के साथ स्थिति एक जैसी होती है क्या? सबके साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तुम खुद ही पर्सनल लेवल पे सोच के देख लो, घर परिवार में पर्सनल लेवल पे कोई ना कोई छोटी मोटी दिक्कत तो हम सबके साथ है, लेकिन क्या उसके लिए जिंदगी जीना बंद कर देंगे क्या? क्या काम करना बंद कर देंगे क्या? तो हमें हर पल काम करना है और प्लानिंग से काम करना है ताकि एंड रिजल्ट हमारे फेवर में हो सके, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे 8 स्टेप्स की, कर लिया अपन ने 8 स्टेप्स को। अगला हमने डिस्कस किया था बेनिफिट्स, और बेनिफिट की 3 कैटेगरी में सबसे पहले बेनिफिट की कैटेगरी कौन सी थी? टू कस्टमर, टू इंडिविजुअल और यूजर, ठीक है ना, एक ही बात है, इंडिविजुअल कहो, यूजर कहो या कस्टमर कहो। 6 बेनिफिट बताए थे हमने, राइमिंग में शायद याद भी कराए थे मैंने। पहला कौन सा था? कन्वीनियंस, टाइम सेविंग, वेरियस ऑप्शन, इजी टू फाइंड रिव्यू, कूपन एंड डील्स, एनी टाइम एक्सेस। वन मोर टाइम, एक बार कर ले फिर से, क्या 6 एडवांटेजेस के? कन्वीनियंस, टाइम सेविंग, वेरियस ऑप्शन, इजी टू फाइंड रिव्यू, कूपन एंड डील, एनी टाइम एक्सेस। अगर आप इसका एब्रीवेशन बनाना चाहें तो ऐसे भी याद सकते हैं, CTVECA। तो पहला पहला करेक्टर समझ में आ जाएगा तो शायद चीज याद आ जाएगी अपने को। C स्टैंड्स फॉर कन्वीनियंस, T स्टैंड्स फॉर टाइम सेविंग, V स्टैंड फॉर वेरियस ऑप्शन, E स्टैंड फॉर इजी टू फाइंड रिव्यू, C स्टैंड फॉर कूपन एंड डील्स, A स्टैंड्स फॉर एनी टाइम एक्सेस। इन 6 के मीनिंग भी क्लियर है सबको? तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया अब तक? देखो, पहला सवाल ई कॉमर्स क्या होता है, जिसके अंदर की 6 बातें, फिर एक डायग्राम देखा ट्रेडिशनल कॉमर्स का, फिर एक डायग्राम देखा ई कॉमर्स का, फिर हमने एक अंतर देखा टेबल के तौर पे, एक तरफ ट्रेडिशनल कॉमर्स, दूसरी तरफ ई कॉमर्स और एम कॉमर्स, 11 इसके बीच के अंतर थे। उसके बाद हमने 8 स्टेप देखे कैसे ई कॉमर्स एम कॉमर्स किया जाता है, और फिर अब हमने बेनिफिट पढ़ने शुरू किए और हमने अब तक 6 बेनिफिट पढ़ लिए हैं। किसके? इंडिविजुअल के, कस्टमर के या यूजर के। बताओ सारी चीजें याद हुई कि नहीं हुई? इंक्लूडिंग फ्रेमवर्क सब याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस ऐसे याद करते जाना है, देखना आप 60वें दिन भी आपको याद रहेगा। मैं बीच बीच में पूछता हूँ, ठीक है ना, आज तो अभी दूसरा तीसरा दिन है, आपको लगता है मेरे को आज तक याद होगा क्या? मैं 10वें 12वें दिन फिर याद कराऊंगा, आप देखना बोलना शुरू कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह हमारी हर क्लास इसी तरीके से रेगुलरली याद करती है और वापस से रिप्रोड्यूस भी करती है, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ बात ठीक ठाक चल रही है, जो मैं एंड रिजल्ट आपसे चाहता हूँ वो आपसे मिलना है, ठीक है ना। इसी क्लास से सब्जेक्ट का टॉपर देंगे हम, आज बोल रहा हूँ। अभी तो मैंने टेस्ट भी नहीं लिया आपका, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है जिस तरीके से 2-3 दिनों में आपकी परफॉर्मेंस मेरे तक आ रही है, वी विल प्रोड्यूस द टॉपर ऑफ दिस सब्जेक्ट, ठीक है। हमेशा करते हैं एक्सेल में, हम हमेशा इस सब्जेक्ट का टॉपर हमेशा दिया करते हैं। अब देखना ये है, रीजन का टॉपर भी हो सकता है वो कई बार, इस पूरे रीजन का, सेंट्रल रीजन का भी टॉपर कई बार होता है, और कई बार वो AI रैंक भी लाता है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में असंभव जैसी कोई चीज नहीं है ना। मैंने तो अपने सोशल मीडिया के किसी एक प्लेटफॉर्म पे लिख रखा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, और मेरे हिसाब से असंभव शब्द बेवकूफ़ों की डिक्शनरी में होता है। दुनिया में हमेशा काम करने वाले तो किसी न किसी तरीके से काम को अंजाम तक पहुंचा ही दिया करते हैं। धारा 370 हटाई दी ना, बताओ। आप थोड़े दिन पहले के स्टेटमेंट सुनो, कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद क्या कहते थे? जब तक कांग्रेस है प्रधानमंत्री मोदी चाहे तो भी नहीं हटा सकते। फारूक अब्दुल्ला क्या कहते थे? 10 बार भी चुन के आ जाए, ये सब टीवी पे आ रहा है, 10 बार भी चुन के आ जाए तो नहीं हटा सकते। किसी को बोला क्या कुछ? ऐसी हटाई कि पता ही नहीं चला। बताओ, तो आदमी की करने की इच्छा शक्ति हो तो कोई करने से रुकता है क्या काम? बताओ, GST नहीं करते भी लगाई दी कि दी निकाल दी पूरे देश में। तो आप देख रहे हैं ना, चीजों की अगर इच्छा शक्ति हो करने की तो प्लानिंग से हर काम एग्जीक्यूट किया जाता है। सो डू वी एंड यू,
हम दोनों भी मिलके ये काम कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट हम बताएंगे बेनिफिट टू बिजनेसमैन और सेलर। 10 बेनिफिट आने जा रहे हैं इसके, समझेंगे फिर याद करेंगे अपन। पहला बेनिफिट है इंक्रीज कस्टमर बेस। अभी जैसे मैं क्लास फेस टू फेस यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इस क्लास को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस क्लास को रिकॉर्ड करने के बाद मैंने इसकी एक पेन ड्राइव भी बनाई, गूगल ड्राइव भी बनाई, और मैंने इसको यूट्यूब पर डाला। यूट्यूब पर डालने के बाद में मुझे इसके कमेंट्स आए, और कमेंट्स आने के बाद में कुछ स्टूडेंट जिनको पसंद आया उन्होंने इसको परचेस करने के बारे में कहा। कल मैंने बताया, कल हमने एक दिल्ली के बच्चे कुलदीप सैनी को इसकी एक पेन ड्राइव सेल की। रोज ही ऐसा होता है, मतलब 365 डेज ही हमारी कहीं ना कहीं एक पेन ड्राइव जा रही है ऑल ओवर इंडिया, कभी कलकत्ता, कभी पटना, कभी कहीं भी चली जाती है। बताओ क्या मेरे इस तरीके से ई कॉमर्स साइट बनी हुई है मेरी www.batrasar.com। कुछ दिनों बाद आपको भी कहूँगा कुछ चीज़ें वहाँ से आपको डाउनलोड करनी है, ठीक है ना। कुछ चार्ट्स वगैरह मैंने दे रखे हैं जो इस क्लास में नहीं दिए, वहीं से डाउनलोड करना होता है आपको। तो बताओ क्या हम अपनी रीच नहीं बढ़ा रहे? क्या इस समय हिंदुस्तान के 170 शहरों में हमारी प्रेजेंस है, चाहे वो फेस टू फेस क्लासेस के माध्यम से हो, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे वो पेन ड्राइव के माध्यम से हो, चाहे वो गूगल ड्राइव के माध्यम से हो, चाहे वो फ्रेंचाइजी मोड में कुछ जगह क्लासेस के माध्यम से हो। बताओ, तो बताओ कस्टमर बेस बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? आप तुरंत से ई कॉमर्स और एम कॉमर्स पे आ जाएं। तो पहला एडवांटेज क्या हुआ? इंक्रीज कस्टमर बेस। नंबर 2 क्या है? रेकरिंग पेमेंट मेड इजी। इसका क्या मतलब है? आप एक बार किसी एक जगह पेमेंट का तरीका सीख लो, उसको फिर 2 या 3 और साइट पे यूज करो, तो फिर उसके बाद क्या आपको अलग से सीखने सिखाने की जरूरत पड़ती है क्या? कि आप सबकॉन्शियस माइंड से भी उसको करना शुरू कर देते हैं। आपको पता होता है कैसे काम होगा, है ना। मैंने 8 स्टेप तो आपको बाद में पढ़ा है, लेकिन आपको 8 स्टेप तो पहले से ही पता है ना, क्योंकि आप कोई एक वेबसाइट पे काम करते हो क्या, एक मोबाइल ऐप पे आपने ऐसा किया है क्या? आज तक मेरे ख्याल से कईयों पे आप इस तरीके का काम कर चुके हैं। तो बताओ आपके लिए काम करना आसान हुआ कि नहीं हुआ? तो एक ही एक चीज को बार बार करने से क्या हो जाता है? काम आसान हो जाता है। तो रेकरिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? एक ही चीज को बार बार करना। रेकरिंग मेक्स पेमेंट रेकरिंग पेमेंट मेड्स इजी। तो काम करना आसान हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ ऑपरेशन हम बार बार करते हैं। नंबर 3 इंस्टेंट ट्रांजेक्शन होता है। बताओ आप खरीदते हो तो खरीदारी का पूरा काम विद इन 1 और 2 मिनट्स पूरा हो जाता है कि नहीं हो जाता? अगर आपको पहले से ही सब कुछ चीजें डिसाइडेड है मुझे क्या करना है, तो मुझे को बहुत ज़्यादा सर्च करने की जरूरत तो नहीं पड़ती है। सीधा ऑप्शन पे जाता हूँ, प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, पेमेंट मेथड पे जाता हूँ और काम खत्म कर लिया करता हूँ। बताओ माई जियो ऐप पे वो 399 या जितना भी रिचार्ज आप कराते हो हर 3 महीने में, उसमें कितना समय लेते हो आप? कभी घड़ी से नोट किया है क्या आपने? मेरे ख्याल से 1 या 2 मिनट में कर लेते हो आप। मुझे तो इतना ही समय लगता है, ठीक है ना। फिक्स तरीका है, साइट पे जाना है, पेमेंट गेटवे पे जाना है, तुरंत पेमेंट गेटवे से पेमेंट करना है, काम खत्म हो जाना है। इमीडिएटली एक मैसेज जनरेट हो जाता है, आपके खाते से इतने पैसे डेबिट हो गए, जाके देख लो बैंक में, वाकई हो जाते हैं। और इधर अपन माई जियो ऐप पे आकर अपडेट करते हैं, वो कहता है आपका रिचार्ज प्लान शुरू हो गया। बताओ कितना समय लगा मुझे? इतना तेजी से तो कई बार घर से निकल के दुकान से ही सामान नहीं ला पाते। आप ला पाते हैं क्या? बताओ जितना तेजी से अपन इस काम को अंजाम दे रहे, तो काम का तरीका कैसा हो गया? इंस्टेंटेनियसली। तो 3 एडवांटेज हुए। पहला कौन सा? इंक्रीज कस्टमर बेस। दूसरा कौन सा हो गया? रेकरिंग पेमेंट मेड इजी। तीसरा कौन सा हो गया? इंस्टेंट ट्रांजेक्शन। फोर्थ क्या है? प्रोवाइड ए डायनामिक मार्केट। मुझे बताओ जिसने भी ई कॉमर्स पे अपना कदम रखा है उसका मार्केट लगातार बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? भले धीरे बढ़े, तेजी से बढ़े, पर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? इन फिजिकल दुकानों का क्या इतना तेजी से बढ़ता है क्या? आज की तारीख में ऑलमोस्ट मंदी जैसे हालात हैं, पता है क्या सबको, है ना। आप इसी रोड पे निकल जाओ, मतलब कई बार तो ऐसा होता है दुकान पे ग्राहक ही नहीं चढ़ता है, बड़े बड़े शोरूम है, और कई बार चढ़ता भी है तो विंडो शॉपिंग करके निकल जाता है, जेब में हाथ ही नहीं डालता है, देख लेता है क्या अराइवल आया हुआ है, खरीदेंगे कभी और। बताओ ओकेजन पे ही लोग खरीद रहे हैं ना, फिर इसका मतलब तो यही हो गया। तो बताओ बड़े बड़े शोरूमों पे भी ग्राहक कहाँ है? लेकिन यही शोरूम क्या है, मैं फेस टू फेस तो यहाँ माल बेचूंगा ही, और मेरी वेबसाइट भी है जिससे आप माल को परचेज कर सकते हैं। तो बताओ ग्राहक फेस टू फेस नहीं होके वहां से होगी तो क्या दिक्कत है ना। फेस टू फेस में हो सकता है स्टूडेंट कम हो, लेकिन पेन ड्राइव तो आपकी रोज ही बिक रही है, तो बात तो वही हो गई ना आपके पास। तो कुल मिला के रेवेन्यू ही आना है, सारा काम उसी के लिए हो रहा है। तो बताओ रेवेन्यू तो आपको बन ही रहा है ना, चाहे फेस टू फेस से बने या आपके पेन ड्राइव से बने या गूगल ड्राइव से बने, फ्रेंचाइज मोड से बने, कहीं से बने। तो बताओ क्या हो रहा है अपने पास में? अपने को एक डायनामिक मार्केट मिलता है, बढ़ता हुआ मार्केट मिल रहा है। अच्छा, ये एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको भी अडॉप्ट करना है, ठीक है ना। पुराने तो पता नहीं कर रहे नहीं कर रहे हैं, पर आप जरूर करना, क्योंकि आप नए जमाने के हो, टेक्नोलॉजी को अच्छे से जानते हो। जैसे ही आप चार्टर्ड बन जाएं वैसे ही अपनी एक वेबसाइट खोल देना, वैसे ही अपने आप को सारे सोशल मीडिया पे अपडेट कर देना, वैसे ही गूगल पे कहीं जाके अपनी एक छोटी सी ऐड प्लेस कर देना, आप क्या क्या सर्विसेज देते हैं। होगा क्या उससे? क्लाइंट अपने आप ढूंढता हुआ आप तक आ जाएगा, और वो क्लाइंट अकेला जोधपुर का थोड़ी होगा, जहां से ढूंढेगा वहीं से प्राप्त कर लेगा। कर सकते कि नहीं कर सकते अपन? ये संभव है या नहीं मुझे बताओ। सपोज करो मैं बैंक फाइनेंस बहुत बढ़िया देता हूँ,
तो आप अपनी सर्विसेज उस पर बता दो, किसी को लेना होगा तो तुरंत आप तक संपर्क करेगा। बताओ, तो कोई जरूरी है कि मैं जोधपुर के क्लाइंटों पे भरोसा करूं? मुझे तो क्लाइंट हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर कहीं से भी मिल सकता है। हो सकता है कोई एनआरआई आके यहाँ फैक्ट्री डालना चाहता हो, वो ढूंढ रहा हो, ऐसा कोई आदमी मुझे मिल जाए। अब वो जोधपुर आवे जब पता चले, लेकिन वो यूएस में बैठा ढूंढ रहा है और हमारी एक ऐड उसको दिख गई सोशल मीडिया के ऊपर, तो बताओ उसी से काम बन गया। फोन किया दोबारा तो आपसे बातचीत की और यहाँ पे आके उसने आपकी मदद लेके काम कर दिया। तो बताओ क्लाइंट आपको मिला कि नहीं मिला? तो कैसा हो रहा है काम हमारा? डायनामिक मार्केट के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट, रिडक्शन इन कॉस्ट। ई कॉमर्स और एम कॉमर्स आने के बाद से ट्रेडिशनल कॉमर्स के मुकाबले आप कम कॉस्ट पे दुकान चला सकते हैं। आओ जरा कैलकुलेशन करते हैं। ये सी रोड पे इन शोरूमों के रेंट क्या मानते हो आप? मिनिमम से मिनिमम 70,000 है, ठीक है। 70 लाख रुपए भी, मैं कम मान लूँ 70 मान लूँ, चलो 50 मान लूँ और कम कर देता हूँ। हालांकि 50 कोई नहीं है, पर मैं मानता हूँ 50 एक फिगर पकड़ते हैं। 50,000 रुपए का रेंट, फिर 5-7 आदमी काम करते होंगे, फिर लाइट भी जलती होगी, फिर बिजली का बिल आएगा, फिर एसी भी चलेंगे। इन सबको देखते हुए 50,000 रुपये तो और खर्चा मान ही लो। मतलब जितना रेंट होता है ना उतना उतना और ऊपर खर्चा मान लो, मतलब लाख रुपया हो गया। लाख रुपया महीने का आपको पे करना ही करना है। लाख रुपया कमाओगे तब आप ब्रेक इवन पे हो। नफे की बात तो छोड़ दो। पर डे कितना कमाना रहा? 3,333 रुपये कमाना रह गया। 30 दिन का महीना मान लूं मैं, और 1 लाख रुपए आपको रोज अर्न करना, 1 लाख रुपए महीने में अर्न करना है। तो पर डे कितना हो गया? डिवाइडेड बाय 30 तो कितना हो गया? 3,333 रुपए तो कमाओगे जब, तो क्या हो गया? इक्विलिब्रियम में हो। नफा तो तब आएगा जब इससे ज्यादा कमाओगे। क्या सब दिन एक जैसे जाते हैं क्या आपके? नहीं। अब आज वेबसाइट बनाते हैं, मोबाइल ऐप बनाते हैं, एक बार बनाने का खर्चा 50,000 रुपए में तो बढ़िया से बढ़िया वेबसाइट बनवा दूं मैं आपकी। 50,000 रुपए में तो बढ़िया एंड्रॉइड और एप्पल के दोनों के लिए मैं आपके ऐप बनवा दूं। आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, आपकी सर्विसेज में दम होना चाहिए। उसके बाद तो आपकी एडवर्टाइजमेंट है कि आप कैसे लोगों तक पहुंचते हो। आजकल सोशल मीडिया का तो तरीका सबसे सस्ता है। आप फेसबुक के माध्यम से कुछ हजार रुपयों में अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच जाओ। कुछ हजार रुपयों में होता है कि नहीं होता है? लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बताओ। तो बताओ, अब ग्राहकी के लिए पूरी दुनिया उपलब्ध है कि नहीं है मेरे को? अब केवल मेरे को जोधपुर पे भरोसा करना है, इस एरिया पे भरोसा करना है, या पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में मेरे प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचने का तरीका मिलता है? तो बताओ, एक मिनिमम फिक्स इन्वेस्टमेंट करके मैं दुनिया में अपने माल को बेच पाता हूं, तो मेरी रेकरिंग कॉस्ट क्या है? यहाँ तो मेरे को हर महीने सैलरी देनी है, बिजली का खर्चा देना है, लेकिन यहाँ पे एक बार वेबसाइट बनवानी है, ऐप बनाना है, उसके बाद का खर्चा क्या है? नेग्लिजिबल। तो बताओ कॉस्ट कम हुई कि नहीं हुई मेरी? तो ई कॉमर्स और एम कॉमर्स मेरी कॉस्ट को भी रिड्यूस कर रहा है ट्रेडिशनल कॉमर्स के मुकाबले। अच्छा, सबसे खास बात देखो आप, अगर मेरे को फ्रेंचाइजी स्टोर खोल फिजिकली, तो कितनी जगह मेरे को रियल एस्टेट लेना पड़ेगा, कितनी जगह रेंट करना पड़ेगा, है ना? ये बी रोड पे चौधरी मिर्चीपुर वाले 2 भाई हैं, पता ही होगा आपको, है ना? दोनों भाइयों की ये खुद की दुकान है। कल को सपोज करो इनका मिर्ची बड़ा अच्छा है क्या, जोधपुर में 10 जगह जैसे अरोड़ा खुले हुए हम भी खोल देवे, तो बताओ 10 जगह जाने के लिए पहले तो 10 दुकानें लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हमारे जोधपुर वालों को तो क्या भरोसा ही नहीं है, घर के आदमी लावे कहाँ से? घर का आदमी नहीं होता तो गले पे हम बिठाते ही नहीं किसी को, है ना? मेरे भी मिलने वाले हैं ये, बहुत पुराने समय से जोधपुर में अपन रहते हैं, तो क्या है, एक रिश्ता कायम हो जाता है। तो मैंने कई बार पूछा भी, मैंने कहा इसको बढ़ाते क्यों नहीं हो? तो एक भाई उसमें से बोला कि घर के आदमी नहीं इतने बड़ा, मैं किस पे? गले पे तो आदमी खुद का ही बैठना चाहिए, खुद के बच्चे बड़े, आज इनके बच्चे बैठा करते, दोनों भाई जो है इनके, वो नहीं बैठते, इनके बच्चे दुकान को संभाल रहे हैं पीछे से। तो अब बताओ, घर के इतने बच्चे हो जाए 50-100, जब तो अपन दुकानें बढ़ावें। ये तो हमारे जोधपुर का कंसेप्ट है। अब ई कॉमर्स में तो ये करने की जरूरत ही नहीं है हमारे को। बताओ जरूरत है क्या? मैं यहाँ से बैठा बैठा पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया भर में एक्सेसिबल हूँ। कहाँ चाहिए हमारे को घर के परिवार के लोगों की जरूरत? अगर ये सोच रहे होते तो अमेजन वाला जेफ बेजोस पता नहीं कितने बच्चे पैदा करे फिर, अगर उसको पूरी दुनिया भर में काम करना हो तो बताओ तरीका आसान है या नहीं है? रिडक्शन इन कॉस्ट है या नहीं है? डिपेंडेंसी खत्म करता है, लोगों के ऊपर नहीं करता है। सबसे बढ़िया तरीका है, इसी पे आना चाहिए, एंड दिस इज द फ्यूचर ओनली। तो रिडक्शन इन कॉस्ट हो गया। क्यों हो गया रिडक्शन इन कॉस्ट? टू बायर्स फ्रॉम इंक्रीज कॉम्पिटिशन। अगर मैं बायर्स की बात करूं तो आपको मेरे को फायदा क्या है? लोग आपस में, कंपनियां लड़ती है और प्राइसेस हमको कम मिलते हैं। तो एज ए बायर बात करूं तो अपने को क्या हो गया? कंपटीशन का लाभ मिलेगा। सेकंड क्या? टू सप्लायर बाय इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेसिंग एवरीथिंग। सपोज गवर्नमेंट का कोई टेंडर, तो मुझे उसके लिए गवर्नमेंट के ऑफिस में जाने की जरूरत है, या मैं ऑनलाइन एक्सेस करके बिड भर दूंगा? आजकल ऐसे पोर्टल बने हुए ना, जेम नाम का एक पोर्टल है गवर्नमेंट का, क्या नाम है उसका? जेम। उस जेम पोर्टल के ऊपर सरकार 100 करोड़ या उससे ऊपर के टेंडर डालती है। किसी को भी उस जेम पोर्टल पर जाके भरने की जरूरत है। फिर टेंडर मिले नहीं मिले, बताओ उसका खर्चा हुआ क्या कुछ? सपोज करो टेंडर मिल गया जब तो अच्छी बात, नहीं मिला तो मेरे को तो ऑनलाइन भरने जितना ही समय लगा। और सपोज यूं कहते हैं दिल्ली आके भरो,
तो दिल्ली आने जाने का खर्चा करना पड़ता है, एक दिन होटल में ठहरना पड़ता है, नेगोशिएशन में जाना पड़ता है, ये सब काम खत्म हुआ कि नहीं हुआ? तो सप्लायर को भी बेनिफिट, बायर को भी बेनिफिट। नेक्स्ट क्या है? ओवरहेड कॉस्ट भी आपकी कम हो जाती है, क्योंकि आप लार्ज स्केल ऑपरेशन कर पाते हैं मिनिमम मैन पावर के साथ। ई कॉमर्स में मैंने बताया जैसे 120-22 करोड़ फेसबुक के पास यूजर्स है, और लोग कितने हैं उसको संभालने वाले? 3000 ओनली, इंक्लूडिंग मार्क जकरबर्ग। तो बताओ, इतने बड़े ऑपरेशन इतने कम लोग संभाल रहे हैं। और हम अगर इतने ऑपरेशन फिजिकल बिग बाजार जैसे ले जावे, तो सोचो एक एक स्टोर पे सैकड़ों लोगों की जरूरत पड़ती है, रिकरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? तो ओवरहेड कॉस्ट कितनी हो जाएगी? यहाँ पे ओवरहेड कॉस्ट कम हो जाती है। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी आपकी कम हो जाती है। सोशल मीडिया पे खर्चा कम है कि ट्रेडिशनल मीडिया पे ज्यादा है? बहुत ज्यादा है ट्रेडिशनल पे, पता है? अब राजस्थान पत्रिका पे फ्रंट पेज पे आजकल ऐड आते हैं, संजीव पासबुक, ये पासबुक, उत्कर्ष क्लासेस, आता है कि नहीं आता है? आता है ना? एक फुल पेज का ऐड का पालन में कितना पैसा लगता है? 2 से 3 लाख रुपए लग जाते हैं डिवीजन के। पूरे जोधपुर डिवीजन में देना है ना मेरे को, मतलब नियर बाय छोटे छोटे गांव भी कवर हो जाए, शहर भी कवर हो जाए, 3 लाख रुपए लगते हैं केवल एक बार देने के। अच्छा, मेरे जैसा और आप जैसा आदमी वो पहला बनना पड़ता भी नहीं है, अपन कहते हैं इसमें खबर थोड़ी है, संजीव पासबुक पलटो रहे, न्यूज का है। मैं भी रोज सुबह ऐसे एक बार देख जाता हूँ, पहले पन्ने पे जिसकी खबर होती है, जिसकी एडवर्टाइजमेंट होती है, मैं देखता ही नहीं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है अभी देखने का। मॉर्निंग में समय कम मिलता है बाकी कामों में, तो अपन क्या करते हैं, सीधी सीधी हेडलाइन देखने की कोशिश करते हैं। तो बताओ मैंने किस पन्ने पे ऐड दिया? जरूरी है कि आप सब लोग खोल के देखोगे? तो मैं ऐड देख के भी बेवकूफ बन रहा हूँ। अच्छा, मैंने होर्डिंग लगाया, जरूरी है कि उस होर्डिंग के आसपास आप निकलोगे? अच्छा, जिस जगह होर्डिंग लगाया, सपोज करो वो जोधपुर के बजलिंग एरिया, सोस्ती गेट, जालोरी गेट, नई सड़क, तो वहां पे लगाने के पैसे भी ज्यादा है। लेकिन उसके मुकाबले आप फेसबुक पे व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हुए कुछ पैसों में हर व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। एसएमएस मार्केटिंग कर लो, सबसे सस्ता। ईमेल मार्केटिंग कर लो, और सस्ता, सबसे सस्ता ईमेल मार्केटिंग है। फिर एसएमएस मार्केटिंग, फिर व्हाट्सएप मार्केटिंग, फिर फेसबुक मार्केटिंग, और उसके बाद आप वेबसाइट द्वारा गूगल को एडसेंस देते हुए काम करो। करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा, लोग तो आजकल इससे पैसे कमा रहे हैं। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर मैं गूगल को अपने चैनल के ऊपर, मेरे यूट्यूब वीडियो के ऊपर ऐड दिखाने का मौका देता हूं, तो मैं गूगल से कमा सकता हूं, क्योंकि गूगल उनसे पैसा लेता है और उसका एक हिस्सा मुझे भी ट्रांसफर करता है। तो बताओ इस सबसे बेनिफिट है या नहीं है? तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी कम हो जाया करती है या नेग्लिजिबल हो जाया करती है, तो ये सब बेनिफिट है हमें। नेक्स्ट है एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? आरओआई बढ़ता है आपका, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेटर होता है। कम काम करते हुए ज्यादा आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। क्या मेरे और आपकी भी इच्छा नहीं है कि हम काम तो करें कम से कम और बेनिफिट लें ज्यादा से ज्यादा? बताओ कौन नहीं चाहता ऐसा? हम सब नहीं चाहते क्या? सब चाहते हैं। पूरी दुनिया में मानव जितने भी उपलब्ध हैं वो सब यही चाहते हैं, काम तो करें कम से कम और नफा मिले ज्यादा से ज्यादा। कोई और हमारे लिए काम कर ले तो और बढ़िया, फायदा मेरे को आ जाए, है ना? मतलब कोई और मर जाए और स्वर्ग में चला जाऊं, हमारी इच्छा ही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, खुद ही मरने पर स्वर्ग जाया जाता है। तो एक है कि नहीं तरीका ये? तो हम एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव करेंगे? रिडक्शन इन टाइम, ट्रांजैक्शन करने में समय कम लगता है। दूसरा, रिडक्शन इन एरर्स। आप चीजों को जनरली चुनते हो, सेलेक्ट करते हो कि टाइप करते हो? ई कॉमर्स और एम कॉमर्स आपने किया तो क्या है, केवल टच स्क्रीन से चीजों को सेलेक्ट ही किया है आपने, तो बताओ उसमें गलतियां कम होंगी कि आप फीडिंग करोगे तो गलतियां कम होंगी? हमसे फीडिंग करते हुए गलतियां हमेशा हो जाती है, टाइपमेटिक एरर नॉर्मली होती है हमसे, ठीक है? और अपन हिंदी बेल्ट के लिए है तो अपनी हिंदी भी माशाल्लाह होती है, स्पेलिंग है तो अपन कुछ भी लिख देते हैं, है ना? डॉक्टरों की तो पढ़ने में भी नहीं आती, आती है क्या? डॉक्टर पढ़ने में आती है क्या? डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन या तो डॉक्टर पढ़ सकता है या केमिस्ट पढ़ सकता है, और कोई नहीं पढ़ सकता। मेरे तो घर में 4 डॉक्टर हैं। रियल सिस्टर रियल कंवर साहब, वो डॉक्टर है मेरे जयपुर में, उनका वहाँ हॉस्पिटल है। और एक कजिन सिस्टर यहाँ पे यशमन हॉस्पिटल वाले, वो मेरे कजिन सिस्टर और कजिन जो है वो कंवर साहब है मेरे। वो बताओ दोनों के चारों के चारों, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन क्या लिखते हैं किसी के भी समझ ही नहीं पड़ती है क्या? बताओ, या तो वो समझते हैं कोई और समझता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई जरूरत पड़ती है क्या? केवल टच 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 करते आगे बढ़ जाना होता है अपने को, तो बताओ गलतियों की मात्रा अपने आप कम हो जाती है। नेक्स्ट, रिडक्शन इन इन्वेंट्रीज। मैं वेबसाइट बना दूं और केवल प्रोडक्ट डिस्प्ले रखूं, पीछे वेयर हाउस में माल ही नहीं रखूं, आप मेरे को ऑर्डर दो और मैं पीछे से प्रिक्योर करके दूं, ये भी तो एक मॉडल हो सकता है कि नहीं हो सकता मेरा? या मैं 10 पीस रख देता हूं, बाकी आपको कहूं बल्क ऑर्डर दे दो, मैं पीछे से मंगवा दूंगा, किसको पता चले होता है कि नहीं होता है? इसकी छोड़ो, मेरे तो हमारे दुकानदार ही ऐसा कर देते हैं फेस टू फेस में। आप किसी दुकान पे चले जाओ, आपने कहा साहब एक साथ 100 पीस देने हैं, उसके बाद शायद 1 पीस ही होता है ना? तो वो क्या कहता है, अभी गोडाउन से मंगा के देता हूँ। गोडाउन कौन होती है? पड़ोस की दुकान वाला। वो तुरंत एक पर्ची लिख के अपने आदमी को पकड़ाता है, जा सामान लिया वहां से। ये कहाँ भेज रहे हो? गोडाउन भेज रहा हूँ। गोडाउन पड़ोस की दुकान होती है, सामान सारा बटोर ला।
कुछ पैसा हम बांट लेंगे, कुछ पड़ोसी को दे देंगे, माल तो बेचो कम से कम, ग्राहक क्यों खाली जाने दो? बताओ। तो क्या हम ये ई कॉमर्स पे नहीं कर सकते? प्रोडक्ट डिस्प्ले किया, कुछ इन्वेंट्री रखी, बाकी मंगवा देंगे पीछे से बल्क बाइंग में। अलीबाबा क्या कर रहा है? ऐसे तो कर रहा है, खुद का सामान रखता है क्या? जैक मा खुद का होल सेलर्स को जोड़ रखा है अपने साथ। किसको जोड़ रखा है? आप बल्क में ऑर्डर दो, मैं आपको दूंगा। 50 पीस लोगे तो ये प्राइस है, 100 लोगे तो ये होगा, 500 लोगे तो ये, और 1000 लोगे तो ये है। कैसे कर रहा है वो? इसी तरीके से तो कर पा रहा है सारी चीजों को। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट्स। जैसा मैंने अभी कहा, पंडित अपनी साइट बना सकता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी सर्विसेज के लिए वेबसाइट बना के लोगों को सर्विसेज दे सकता है। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? संभव है या नहीं है? अच्छा, मैं एक बात और बताता हूँ आपको। जोधपुर में तो क्या है, हमारे पास में समय ज़्यादा ही रहता है ना। हमारे अक्सर क्या होता है, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिस में बैठा है, बत्ती जल रही होती है, तो लोग निकलते हुए ही देखते हुए रुक जाते हैं और अंदर आ जाते हैं। ठीक है ना? होता है कि नहीं होता है ऐसा? देखा है कि नहीं देखा तुमने? दिशा अच्छे से जानती है, फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तुम में से भी किसी के हैं क्या? हैं? तो लोग चलते हुए क्या करेंगे? रिश्तेदार भी होते हैं ना, चलते हुए। अच्छा, मैंने सोचा आप बैठे हो तो मिलता चलूँ। अब वो बेचारा सीरियस कोई काम कर रहा होता है, आप आके बैठ जाते हैं, उसका काम तो वेस्ट हो गया। अब रिश्तेदारियां भी इतनी आसपास होती हैं हमारी कि कुछ कह भी नहीं सकते शर्म के मारे। हम उनको कह सकते हैं क्या? बताओ। मैंने अपने ऑफिस में एक नियम बना रखा था, मेरे तो कोई भी आता था मैं साफ मना करता, रिश्तेदारियां निभानी है घर जाओ। ठीक है ना? ऑफिस में प्योरली 8 घंटे का प्रोडक्टिव आउटपुट चाहिए। तो ऐसे लोगों को मैं पता क्या कहता था, कोई आ जाता था, जैसे एक एम्प्लॉय से मेरे मिलने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में जब मेरा ऑफिस था, एक ऑफिस एम्प्लॉय से मिलने के लिए अक्सर वहाँ से जाने वाला एक आदमी आ जाया करता था। तो मेरे को बताया करते थे, मेरे स्टाफ के साथ तो रोज आ जाते हैं, 5-10 मिनट बैठते हैं और परेशान कर देते हैं उसको। और वो प्रोग्रामर मेरा जो कि थॉट प्रोसेस है मेरे लिए सॉफ्टवेयर बनाता था। अब वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाए तो काम करेगा क्या? थोड़ी देर तो वो आदमी की बातें दिमाग में चलती रहेगी। तो एक दिन मैं बैठा था, वो आ गया। तो मतलब कैसे आए? क्या हम मिलने के लिए आए हैं? मैं मिलने क्यों आए? क्या हम यहाँ से निकल रहा था इसलिए मैंने सोचा मिलता चलो। मैंने कहा अच्छा हुआ भाई साहब आप शमशान के आसपास से नहीं निकले, नहीं तो क्या करते? आज यहाँ से निकल रहा हूँ, लेट लूँ यहाँ पे। वो दिन और आज का दिन कभी आया ही नहीं वापस। वो क्यों नहीं आए? ऑफिस मेरा क्या है? काम करने की जगह है, प्रोडक्टिव आउटपुट देने की जगह है। एम्प्लॉय को डिस्टर्ब मत करो मेरे, है ना। और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिस में बैठा है उसको भी फोन करके जाओ, भैया आपके पास टाइम हो तो मैं आऊँ, नहीं तो जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना काम कर रहा होता है। ठीक है, ऑफिस में आपको अकेला बैठा हुआ दिख रहा है, लेकिन आजकल तो जमाना टेक्नोलॉजी का है, अपने ऑफिस के चैम्बर में कंप्यूटर पे दुनिया भर के काम कर लूँ मैं। तो ऐसे थोड़ी चलते फिरते मैं मिल लूँगा आपसे? बताओ, ये प्रोफेशनलिज्म आपको मुंबई में मिलेगा? यहाँ नहीं है अपने यहाँ तो कोई भी चलता फिरता आ जाया करता है। बताओ टाइम वेस्ट करता है कि नहीं करता है? तो मैं बता रहा हूँ आपको, आने वाले टाइम में आपको क्या करना चाहिए। हर क्लाइंट को बोलो अपन टेलीफोनिक टॉक कर लेंगे, या व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे, या एसएमएस से बात कर लेंगे, या स्काइप पे बात कर लेंगे। और मेरे हिसाब से तो आपके क्लाइंटों को ऑफिस बुलाने की जरूरत ही नहीं है। डॉक्यूमेंट तो आजकल स्कैन करके आ जाया करते हैं, टैली की फाइल भी डेटा के तौर पे आ जाया करती है, बातचीत हो सकती है। क्लाइंट को आना क्या है? रिटर्न भर के भेजना और तू पैसे भेज भाई, मेरे खाते में आने चाहिए, काम खत्म। तो बताओ आप अपने ऑफिस में सारा काम आसानी से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आपको जरूर करना चाहिए ऐसा। ठीक है ना? पुराने तो नहीं कर पा रहे वो बेचारे शर्म के मारे, ऐसे प्राप्त तो नहीं जमाने क्यों ना। ऑफिस सेटअप करो तो बकायदे क्लाइंटों को भी अच्छा लगेगा। अब जो जोधपुर तो छोटा है, कहीं से भी अपन कहीं भी आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। यहाँ से मंडोर भी जाना तो आधा घंटे ही लगता है आपको, भरपूर ट्रैफिक में भी आधा घंटे ही लगेगा। और आधे घंटे से पहले जाना है तो बाहर से निकल लो, वीर दुर्गादास वाला पुलिया चढ़ लो, बाहर से निकल लो, सर्किट हाउस वाली रोड ले लो, के कॉलेज के पास वाला पुलिया ले लो पहुंच गया पावटा से होते हुए मंडोर, दिक्कत नहीं है वहां पर। लेकिन अगर सड़क के बीच में से इस भरे ट्रैफिक में भी जाओगे तो मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा, 3-4 ट्रैफिक सिग्नल पे रुकते हुए। लेकिन मुंबई की बात करो, दिल्ली की बात करो, एक बार चले जाओ तो वापस आना आपके हाथ में नहीं। लोकल में भी ये हालत है, इतनी दूर दूर होते हैं। तो बताओ ऐसी जगह पे ये ई कॉमर्स और एम कॉमर्स एप्लीकेशन मदद कर सकती है कि नहीं कर सकती है? ये एडवांटेज हमारे साथ में, इसलिए हमने कहा था क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट। तो आप भी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना ऑफिस सेटअप करो, तो ऑफिस वर्चुअल रखो, ऑफिस में ना होते हुए भी पूरा ऑफिस आपके साथ है। एक ऐसा टैबलेट आपके पास हो जाए तो कहीं से बैठे कुछ भी कर सकते हैं ना अपन, ऑफिस में नहीं होते हुए ऑफिस कर सकते हैं। तो बताओ एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके लिए भी ई कॉमर्स और एम कॉमर्स नए अवसर उपलब्ध करा रहा है कि नहीं करा रहा है? मुंबई में तो जगह भी बहुत मुश्किल से मिलती है। मुंबई के बारे में तो पता ही होगा आपको, मुंबई में रहने की जगह नहीं मिलती, बाकी सब चीजें मिल जाया करती, और महंगी भी बहुत है। तो बताओ अपना ऑफिस तो अपन साथ लेके चल सकते हैं ना, तो नया नया मार्केट क्रिएट कर सकते हैं वहाँ रहते हुए। प्रोडक्ट और सर्विस में दम होनी चाहिए, मेन बात तो उसी से आती है हमारे पास, तो नए मार्केट में हम इजीली जा सकते हैं। नेक्स्ट है इजियर एंट्री इनटू द न्यू मार्केट। एक पुराने मार्केट में कंपटीशन करके उनके सामने टिकना आसान है, या ई कॉमर्स और एम कॉमर्स की एप्लीकेशन खोल के पुराने लोगों के साथ इकट्ठे हो जाना ज्यादा आसान है? क्या आसान लगता है? बड़ी बड़ी स्टैब्लिशमेंट है, उनके बीच में एक दुकान लेना आसान काम है क्या?
पहले तो वो दुकान लेने नहीं देते, है ना। उन्होंने आसपास इतना टेरर बिठाया होता है कि कोई दुकान ही नहीं देता आपको। देते हैं क्या बताओ? ये भी वो करते हैं। लेकिन अपन ई कॉमर्स और एम कॉमर्स खोले तो अपने को कोई रोक सकता है क्या बताओ? आज इसी देश में बिग बाजार भी चल रहा है और इसी देश में बिग बास्केट भी चल रहा है। बिग बास्केट तो अब आया है, पुराने ट्रेडिशनल काम करने के पढ़ाई के तरीके भी चल रहे हैं और बाईजेयू भी चल रहा है, नया तरीका ही तो है। तो बताओ नए नए मार्केट में एंट्री कितनी आसान हो गई। आप सोचो, अपने आप को धन्य मानो कि आप इस नए युग में जन्म लिया है जहां काम करना बिल्कुल आसान हो चुका है। सोचो जिन लोगों ने अपने बिजनेस स्टैब्लिश किए, टाटाज ने, बिरलाज ने, अंबानी ने, कितनी मुश्किल से इन सब कामों को किया होगा। आज तो व्यापार करना, नई चीज खड़ा करना बिल्कुल आसान है, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। अच्छा, पुराने जमाने में आप में कोई टैलेंट है तो चक्कर ही लगाते रहो बॉलीवुड के आप। आजकल कितना आसान है, टिकटॉक पे एक वीडियो बनाओ, यूट्यूब पे एक वीडियो बनाओ, लॉन्च कर दो, लोग आपके पास आ जाएंगे। ढूंढते ढूंढते आपके पास आते कि नहीं आते मेरे को बताओ? क्या इतना आसान कभी रहा क्या? नया तरीका बताओ। सब कुछ किया जा सकता है, आप में समझ होनी चाहिए हाउ टू यूज द टेक्नोलॉजी। तो नई एंट्री भी आसान है, नए नए जोग्राफिकल एरिया में पहुंच सकते हैं जहां मेरा जाना संभव नहीं। जा सकते हैं क्या? वहां जाना संभव नहीं है, लेकिन आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहां पर भी पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट, बेटर क्वालिटी ऑफ गुड। कंपटीशन बढ़ेगा तो कस्टमर के लिए प्राइसेस भी कम होंगी और क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि लोग लेंगे ही नहीं तो नहीं चीजें आपकी। एक तो क्वालिटी उनको बेटर चाहिए, दूसरा प्राइसेस उनको कम चाहिए। तो देखो दो चीजें हो रही है, क्वालिटी तो हाई हो रही है, प्राइस नीचे गिर रही है। कस्टमर के लिए तो दोनों आनंददायक स्थिति, क्वालिटी पहले से बेटर हो गई, प्राइसेस पहले से भी कम हो गए। एंड लास्ट, इलिमिनेशन ऑफ टाइम डिलेज। आजकल हम कोशिश कर रहे हैं, खासतौर से अमेरिका में तो ये शुरुआत हो गई है, गूगल ड्रोन के माध्यम से डिलीवरी 4 आवर्स के अंदर ही कर रहा है। 4 घंटे में अमेरिका में कहीं डिलीवरी ले लो हमसे। जैसे ही दूसरे देश परमिट कर देंगे शायद वहां भी कर देंगे ये डिलीवरी, कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदुस्तान में भी की जा सकती है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अपन जगह जगह वेयर हाउसेस बना देंगे, जैसे जयपुर में गोडाउन बना दिया, राजस्थान में सर्व कर दो तो 4 घंटे में तो आ ही सकते हैं जोधपुर। गाड़ी लेके पहुंच जाते हैं अपन तो, खुद की गाड़ी चला के, बढ़िया रोड है, वो खुद की गाड़ी चला के पहुंच जाए अपन 4 साढ़े 4 घंटे में तो जयपुर यहाँ से। तो ड्रोन भी आ सकता है, उसको तो ऊपर से ही आना है, सड़क पे भी नहीं आना है ना। तो ऊपर से तो और कम टाइम लगता है, एरियल टाइम तो और कम होता है किसी जगह पहुंचने का, है ना भाई। एयर अपन जाते हैं तो कितने समय में, कम समय में पहुंच जाया करते हैं, कहीं पे भी अपन आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। वो चलती थी सुप्रीम एयरलाइंस की फ्लाइट चलती थी, इतने ही टाइम में पहुंचाया करती थी, ठीक है। वो सुप्रीम एयरलाइंस का बड़ा मजा आता था, ठीक है ना। मैं भी गया हूँ उसमें, पहली बार जब बैठा तो मुझे बड़ी हंसी आई। वो जो पायलट था ना उसका, वही आगे की शीशे साफ कर रहा था, मतलब बसों वाला हिसाब मैंने देखा, क्लीनर बना हुआ था वो, मतलब वही आदमी साफ कर रहा है। थोड़ी देर में आके बैठ गया कि मैं चलाऊंगा। अच्छा, बीच में कोई सुप्रीम एयरलाइंस के उसमें क्या होता है, बीच में कोई वो बैरियर भी नहीं है। जनरली तो क्या होता है, कॉकपिट अलग होता है, अपन अलग होता है, उसमें तो बीच में कुछ भी नहीं। तो ऐसा लगता है सामने कुछ चला रहा है अपने, जैसे वो बूढ़े पे बैठ के अपन कभी बसों में जाया करते थे, वैसी स्टाइल थी उसके अंदर। अच्छा, आज भी 7-8 ही होते हैं जो जाया करते हैं आपके पास में। तो छोटा सा बंद हो गया अब तो, वो कहीं 1-2 जगह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसके बाद में जयपुर जोधपुर की फ्लाइट ही बंद हो गई, वरना बढ़िया थी, आधे पौन घंटे में वापस अपने को पहुंचा देती थी, वापस भी अपन आ जाया करते थे। अच्छा तरीका था। तो ये एक तरीका है ना जिसको अपन अडॉप्ट कर सकते हैं। तो बताओ सब चीज़ें संभव है या नहीं? अच्छा, उसकी टिकट भी ऑनलाइन ही बुक होती थी, ऑनलाइन ही बुक करा दो, कोई एयरपोर्ट पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी अपने को। तो बताओ ये सब चीज़ें ई कॉमर्स दे रहा है कि नहीं दे रहा अपने को? तो 10 कौन सी चीज़ें पढ़ ली अपन ने, जरा याद करें। बेनिफिट टू बिजनेस एंड सेलर, पहला कौन सा? इंक्रीज कस्टमर बेस। नंबर 2 क्या? हेडिंग याद रखनी है इसकी, आगे का एक्सप्लेनेशन आप अपनी मर्जी से एग्जाम में लिख सकते हैं। हेडिंग हमें ये चाहिए, इंस्टीट्यूट इस हेडिंग को देख के नंबर देगी। बात आई कि सबको समझ में? हेडिंग ऊपर नीचे हो सकती है पर हेडिंग यही रहनी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए मैं एक चार्ट बुक भी बहुत जल्दी आपको देने जा रहा हूँ, उसमें सारी हेडिंग एक जगह रख रखी है, ताकि जब आपको रिवाइज करना हो ना ऑडिट के एग्जाम के बाद, अपने को 36 घंटे मिलते हैं अपने पेपर की तैयारी करने के लिए, ठीक है ना। उस दिन मेरा सपोर्ट भी रहेगा, मैं आपको उपलब्ध रहता हूँ, यूट्यूब पे भी रहूँगा और भी कई तरीकों से रहूँगा। वो तरीका ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में आपको बताया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करवा दी जाएंगी और उस तरीके से ही अपने को एग्जाम में प्रिपेयर करना है। तो आगे का एक्सप्लेनेशन याद मत करें, पढ़ लेना एक बार, मैंने वैसे समझा दिया है आपको। आपको एग्जाम में अपनी बात लिख देनी है, हेडिंग ये रहनी चाहिए हमारी। हेडिंग किसी ऊपर नीचे ऑर्डर में हो सकती है। सेकंड क्या है? रैकरिंग पेमेंट मेड इजी। क्लियर है ना? एक एक वर्ड में वापस से बोल रहा हूँ, फिर से समझते चले, और कहीं दिक्कत है तो अभी डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। इस क्लास के बाद में कोई डाउट किसी के मन में नहीं रहना चाहिए, ठीक है, बाकी बात। थर्ड क्या है? इंस्टेंट ट्रांजेक्शन होता है। फोर्थ कौन सा है? डायनामिक मार्केट देता है। पांचवा क्या है? रिडक्शन कॉस्ट, आगे डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है? एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट क्या है? क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट। नेक्स्ट क्या है? इजी एंट्री टू न्यू मार्केट। नेक्स्ट क्या है? बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स। नेक्स्ट क्या है? एलिमिनेशन ऑफ टाइम डिले। एक बार वापस याद कर ले, अब मैं दोनों को याद करा रहा हूं। कस्टमर बेनिफिट 3 कैटेगरी में है। एक
इंडिविजुअल को, दूसरा बिजनेसमैन को, तीसरा गवर्नमेंट को। अब अपन पहले दो को याद करते हैं, फिर गवर्नमेंट पढ़ने के बाद तीनों को एक साथ याद करेंगे। तो पहला बेनिफिट कस्टमर को क्या था? कन्वीनियंस, टाइम सेविंग, वेरियस ऑप्शन, इजी टू फाइंड रिव्यू, कूपन एंड डील, एनी टाइम एक्सेस। अब आ जाओ इधर, इसके 10 बेनिफिट क्या है? Increase customer base, recurring payment, made easy, instant transaction provided, dynamic market, reduction in cost, efficiency improvement, then creation of new market, easier entry into the new market, better quality of goods and elimination of time delays. अब 10 अगर आपको याद ना भी रहते हैं, 5-6 भी याद रह जाए, काम चल जाएगा, ठीक है? क्योंकि बड़ा सवाल आएगा तो सबके सब लिखना जरूरी नहीं होता है, लेकिन पता जरूर होने चाहिए इनका मीनिंग क्या है। हो सकता है एमसीक्यू में कोई सवाल डाल दे हमसे, ठीक है? तो 10 चीजें कौन सी होगी, एक बार लास्ट टाइम देख लें। Increase customer base. Number 2, recurring payment made easy. 3rd, instant transaction. 4th, provide a dynamic market. 5th, reduction in cost. 6th, efficiency improvement. 7th, creation of new market. 8th, easier entry into new market. 9th, better quality of good. 10th, elimination of time delays. Clear? अब आ जाओ, दो बेनिफिट पढ़ लेते हैं गवर्नमेंट को। भारत सरकार को जैसे हमारे ई कॉमर्स और एम कॉमर्स करने से क्या बेनिफिट मिलेंगे? पहला बेनिफिट है इंस्ट्रूमेंट टू फाइट आउट करप्शन। ये जीएसटी जब से आया है तब से फर्जी बिल बनने खत्म हुए कि नहीं हुए? और अगर कोई बना भी रहा है तो वो रैकेट जल्दी पकड़ में आ जाता है कि नहीं आ जाता है? अभी खुद पकड़ा है, कंप्यूटर से कोई 1-2-3 लोग थे, कंप्यूटर से फर्जी बिल बना लेते थे, जीएसटी नंबर ही नहीं होते थे तो फर्जी होते थे, तो सरकार ने बकायदे उनको पकड़ लिया। तो बताओ, जीएसटीएन के कारण अब सारा रेवेन्यू सरकार को जा रहा है ना, बिना बिल के काम ही नहीं होता, और आप करते हो तो फिर क्रैकडाउन भी हो जाता है और लंबी चौड़ी सजाएं। तो कोई ऐसा करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो बताओ सरकार का रेवेन्यू बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो बताओ, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ई कॉमर्स और डिजिटल इंडिया कैंपेन पे काम करेंगे, सरकार के रेवेन्यू को बढ़ावा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो सरकार करप्शन को फाइट आउट करने में मदद कर रही है कि नहीं कर रही? मैं एक और उदाहरण दे देता हूँ आप। आज से कुछ साल पहले अगर इनकम टैक्स में आपका कोई रिफंड आता था तो रिफंड चेक के फॉर्म में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आ जाता था। वहाँ वो क्या करता था, इनकम टैक्स का जो बाबू था वो दबा लेता था उसे। आपको कम से कम 10% ब्राइब देनी पड़ती थी कैश में। जैसे 40,000 का मेरा रिफंड है तो 4,000 मुझे देना पड़ता था, तब वो मेरे को 40,000 का चेक देता था, जिसको मैं अपने खाते में जाके भुनाता था। अब सरकार ने क्या किया? बैंक मैंडेट फैसिलिटी। आप रिटर्न भरते ही अपने बैंक अकाउंट नंबर बता दो, वेरीफाई करवा दो। अब क्या होता है, अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो क्या डिपार्टमेंट आता है, सीधा आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। बताओ, ब्राइब खत्म हुई कि नहीं हुई? अगर एक एक आदमी 4-4 हज़ार दे रहा है, कोई 40 लाख भी देता होगा, उसका बड़ा रिफंड होता होगा। तो आते नहीं, हैंडीक्राफ्ट वालों को तो बड़े बड़े रिफंड आते हैं, क्लेम आते हैं। तो बताओ, अगर हम यूं करने लग गए तो ये भ्रष्टाचार कितना बढ़ा देंगे। लेकिन आप ये डिजिटल इंडिया के तहत सारा काम ई कॉमर्स, एम कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करोगे तो बताओ, आने वाले समय में ये सब काम खत्म कर देंगे नहीं कर देंगे? यूनाइटेड स्टेट्स में इसीलिए तो हमें सब चीज़ें अच्छी लगती है, क्योंकि वहाँ सब चीज़ें ऑलरेडी टेक्नोलॉजी फ्रंट पे है। आपको कोई लाइसेंस लेना है, कोई परमिशन लेनी है, ऑनलाइन ही होती है। कोई ऑफिस जाने का जरूरत नहीं, कोई चक्कर खाने की जरूरत नहीं, किसी बाबू से सेटिंग की जरूरत नहीं, किसी बाबू को कुछ करने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा ऑनलाइन काम होता है। फायदा है कि नहीं? जोधपुर में हमारे मिलने वाले आरएफसी के मैनेजर थे मिस्टर कमल मेहता। उनकी एक सिस्टर यूएस में रहती थी, तो उनके पास अक्सर जाया करते थे। तो एक बार वहाँ गए तो उन्होंने कहा, मैं यहाँ पे आरएफसी का मैनेजर हूँ, लोन वगैरह दिया करता हूँ, जरा वहाँ का तरीका पता कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक मेल किया डिपार्टमेंट को कि मैं यहाँ पे उद्योग धंधा लगाना चाहता हूँ, इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ, तो मुझे इसके लिए जो है वो कुछ सलाह दी जाए। बड़ा आश्चर्य हुआ उनको। उन्होंने मेल की और सेम डे मेल का जवाब आ गया, आप आके मिले फिजिकली और बताए आपका प्रोजेक्ट क्या है, और जगह उन्होंने एड्रेस बताई। वो उस एड्रेस पे गए, उस व्यक्ति से मिले। मिलने के बाद उन्होंने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर दी और तीसरे दिन तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट उनको मेल कर दी, जाओ आप इंडस्ट्री लगाओ। वो वापस पहुंच गए और कहा, साहब बहुत बढ़िया लगा मेरे को आपका अमेरिकन सिस्टम, और आपने तो 3 दिन के लिए कर दिया, हमारे तो साल भर में ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने कहा, आप कौन? के साहब मैं जोधपुर में आरएफसी का मैनेजर हूँ। उन्होंने बिल बनाया, किसका? आपने हमारा जो ये टाइम वेस्ट किया ना, इसका बिल देके आए। ये बात उन्होंने मुझे पर्सनली बताई कि वहाँ काम ऐसा होता है, अपने यहाँ लोग आके बातचीत करके चले जाते हैं, रिटर्न नहीं भरवाते चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। टाइम की वैल्यू नहीं है क्या? हमारे सलाह मशवरा बेटे सब ले लेंगे, काम किसी और से करवाएंगे, ऐसा क्यों? हमारे टाइम की वैल्यू नहीं है क्या? तो बाहर एक आदमी बिठा दिया करो, बॉस से मिलना है, पहले रसीद कटा। कंसल्टेंसी चार्जेस है भैया, डॉक्टर नहीं लेते क्या? ऐसे देख लेते हैं क्या? रिपोर्ट भी दिखाने जाओ तो पैसे लेते हैं वो। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या इधर उधर की चीज है क्या? अपनी वैल्यू समझो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझो, ठीक है? ये करना चाहिए आपको, क्योंकि आजकल बड़ा दिक्कत है। आदमी सलाह किससे ले रहा है, काम किसी और से करवा रहा है, क्यों? फालतू समझ रखा है क्या हमारे को? आज तेरे को टाइम नहीं देता तो किसी और को देता है। मेरे समय की वैल्यू है। एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बहुत काम कर सकता है। इंडस्ट्री में आपको 15-15, 20-20, 25-25 साल हो रहे हैं, तो आपको तो कई एवेन्यूज आते हैं अर्न करने के। तो हमको इस काम के लिए बैठे हैं क्या? बताओ, कर सकते कि नहीं कर सकते हैं सारा तरीका अपन? सो इट कैन बी डन।
तो ये होता है दुनिया में, जहां जहां भी डिजिटल कैंपेन बढ़ी है वहां करप्शन बिल्कुल से ही खत्म होता चला गया है। थोड़ा बहुत तो रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि आदमी है तो कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन मैक्सिमम जगह आप इस सब काम को खत्म होते हुए देख लोगे। अब जैसे ये सड़क पे चालान अगर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आ जाता है, आपने ओवर स्पीडिंग की, सामने पुलिस वाला दिखा तो क्या करोगे? पैसे देके छूट जाओगे, सरकार को तो कुछ गया नहीं ना। लेकिन आपने ओवर स्पीडिंग की और ई चालान घर पे आया तो पैसा जमा कराना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो अगली बार सड़क पे गाड़ी लेके निकले लाइसेंस ही कैंसिल कर देंगे हम आपको। बताओ होता है कि नहीं होता है? मैं दुबई में गया था, ओवर स्पीडिंग की और चालान काट दिया उन्होंने तुरंत, और चालान घर पे आ गया और मैसेज भी आ गया आपका, ठीक है ना। अब होने लगा है ना यहाँ पे, तो बताओ उसके बाद अब कम हो गया कि नहीं हो गया ये सब माथाफोड़ी, है ना। लेकिन नहीं हो तो आप जैसे स्टूडेंट हो, हेलमेट लगा के नहीं चलते हो तो आजकल पकड़ने लगे हैं, खासतौर से गर्ल्स को पकड़ रहे हैं, इसलिए हेलमेट जरूर लगा के जाना। केवल इसलिए नहीं कि वहाँ 100 रुपये बचाने हैं अपने को, और नए मोटर व्हीकल एक्ट में तो जुर्माना भी बढ़ गया बिना हेलमेट वाला, है ना। फिर अपन वहाँ कहते मिलेंगे अंकल छोड़ दो ना, क्लास में जाना है, क्यों छोड़ दे? सिर ज़्यादा कीमती नहीं है कि आपका? बताओ हमारे को। इसलिए हेलमेट लगा के चला करो, ये सजावटी साथ में मत लगाया करो, ठीक है। मैं पुरानी घटना बता रहा हूँ। पावटा में मैं सेंटर इंचार्ज था अपनी ब्रांच का। पावटा में जो बिल्डिंग हुआ करती थी 2008 से 2010 के बीच में, तो वहाँ से क्लास लेके आता था, और वही स्टूडेंट थे जो एक्सेल में मुझसे पढ़ने आते थे। तो शाम की क्लास होती थी मेरी 5-1 बजे, वहाँ से मैं अपनी क्लास छोड़ता और साथ आता। तो 3 स्टूडेंट एक साथ गाड़ी पे बैठे, मैंने मना किया, मैंने कहा मत करो रे, निकलना तुमको भी उधर से, ये सोचती गेट चौराहे से पुलिस वाले मिल जाएंगे और वहाँ सिग्नल पे सबको खड़ा होना पड़ता है कि सर हम मैनेज कर देंगे। मैंने कहा गलत काम कर रहे हो, प्रॉब्लम हो जाएगी। अब वो एक जना हेलमेट लेके बीच में बैठा था और उसने क्या कहा था कि जैसे सामने पुलिस वाला देखे मेरे को पहना देना, ठीक है। एक जना उतर जाएगा और 2 जने बैठे रहेंगे। अब वो आ गया, जैसे ही वो वहां आए बातें करते करते आगे, ध्यान रहा नहीं, अचानक पुलिस वाला सामने से आ गया, अरे पहना दे, उसने उल्टा पहना दिया और पुलिस वाले से जाके बैठ गए, और सब मेरे सामने हुआ। पहना दे पहना दे, अब वो तो आप कहते हो हाथ में जैसा पहना होता है वैसे पहना हो गए, अब वो दिखना ही कुछ नहीं, बंद हो गया, और पुलिस वाले से जाके बैठे जाके। बताओ कैसा रहा? तो ऐसा मत किया करो, हेलमेट पहन के चलाया करो, आपकी जान माँ बाप के लिए बड़ी कीमती है, ठीक है ना। वो दिन सबसे बुरा होता है जब माँ बाप बच्चे की अर्थी को कंधा दे दे, ठीक है ना। आप भविष्य हो हमारे, इसलिए ऐसा कभी मत किया करो। हेलमेट हमेशा लगा के चलना चाहिए, केवल अपनी सुरक्षा के लिए, दुनिया से कोई लेना नहीं अपने को, अपनी सुरक्षा ज़्यादा है। सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलानी चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है ना। इसलिए ये सब चीज़ें करना जरूरी है। पर अपन हिंदुस्तानी आदमी क्या है, नियम तोड़ने में ज़्यादा मजा आता है अपने को, ठीक है ना। 2 या 3 जने निकले इधर से, सामने पुलिस वाला, और अपन साइड की गली से यूं करते चले जाए, मजा तो उसमें आजा पकड़ ले मेरे को, देखूँ मैं भी तेरे को। पुलिस वाला बेचारा भागता ही दौड़ता रहता है हमारे पीछे, होता है कि नहीं होता? बताओ, मजा तो तब आता है। तो पहला है इंस्ट्रूमेंट टू फाइट आउट करप्शन, ठीक है। दूसरा क्या है? रिडक्शन इन द यूज ऑफ इकोलॉजिकली डैमेजिंग मटीरियल। अब बताओ, जब से हमने ई कॉमर्स और एम कॉमर्स को बढ़ावा दिया तब से बताओ पेपर की आवश्यकता कम हुई है कि नहीं हुई है? पेपर की आवश्यकता कम हुई है, इसका मतलब पेपर कम यूज होगा तो पेड़ कम कटेंगे, और पेड़ कम कटेंगे तो इसका मतलब ये दुनिया ज्यादा बेटर ग्रीनर वर्ल्ड होगी। तो 2 बेनिफिट सरकार को कौन से हो गए? एक, करप्शन फाइट आउट कर दिया, दूसरा एनवायरनमेंट को पोल्यूट कम कर रहे हैं हम लोग, डैमेज कम कर रहे हैं, इकोलॉजी बनी हुई है हमारी, पर्यावरण अच्छा बना हुआ है, हम ठीक ठाक रह रहे हैं। तो कुल मिला के कितने हेड में बेनिफिट पड़े अपन ने? 3 हेड में। इंडिविजुअल को 6 बेनिफिट, बिजनेसमैन को 10 बेनिफिट, और हमारे गवर्नमेंट को 2 बेनिफिट। आप देखो सारे सवालों को वापस करें, कितने याद कर लिए अपन ने? हाँ, कितने बेनिफिट कर लिए अपन ने? पहला बेनिफिट कौन सा? पहला टॉपिक कौन सा पढ़ा अपन ने सबसे पहले? अपार्ट फ्रॉम फ्रेमवर्क, पहला टॉपिक क्या था? व्हाट इज ई कॉमर्स, 6 पॉइंट उसके अंदर। फिर एक डायग्राम ट्रेडिशनल कॉमर्स का, एक ई कॉमर्स का, फिर उसके बीच के 11 डिफरेंस, उसके बीच, उसके बाद में 8 स्टेप हमारे ई कॉमर्स एम कॉमर्स से। उसके बाद बेनिफिट कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। बेनिफिट टू इंडिविजुअल, कौन सा लिख कर रहा है? तो बाहर होंगे ना रमेश जी को बोल दो, रमेश जी है ना अपने पियोन जो है, उनको बोल दो। तो पहला हो गया हमारा बेनिफिट टू यूजर। सेकंड कौन सा है? बेनिफिट टू बिजनेसमैन। तीसरा कौन सा है? बेनिफिट टू, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो हमने जितना पढ़ा है मेरे ख्याल से अब तक सबको याद भी हो चुका होगा और अब तक सबको समझ में भी आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलें इससे आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोनेंट ऑफ ई कॉमर्स। हमारे फ्रेमवर्क में सबसे पहली चीज क्या देखी थी अपन ने? कंपोनेंट ही देखी, उसके बाद आर्किटेक्चर है। तो आओ सबसे पहले शुरू करते हैं कंपोनेंट को, और कंपोनेंट हैं इसके टोटल 6। कितने कंपोनेंट पढ़ेंगे अपन ई कॉमर्स के? 6 कंपोनेंट। दुनिया में कहीं भी ई कॉमर्स काम करता हो, इंडिया में करे, इंडिया से बाहर करे, कितने कंपोनेंट देखेंगे अपन? 6 कंपोनेंट। आओ पहले इन कंपोनेंट के नाम देख लेते हैं क्या है, फिर एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले कंपोनेंट का नाम है यूजर।
बताओ ई कॉमर्स और एम कॉमर्स की कल्पना मेरे और आपके बिना, यूजर के बिना की जा सकती है क्या? वेबसाइट बहुत अच्छी, आते ही कोई नहीं है। मोबाइल ऐप बहुत अच्छा है, किसी ने डाउनलोड ही नहीं किया। तो बताओ ऐसा कोई काम का है क्या? कोई काम का है? तो यूजर सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कंपोनेंट है ई कॉमर्स और एम कॉमर्स को चलाने के लिए। कौन होता है यूजर? इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप ऑफ पीपल जो कि उस चीज का उपयोग किया करते हैं खरीदान और बेचन के लिए। डिटेल में बाद में पढ़ूंगा, पर एक एक चीज में बताता चलता हूं। दूसरा कौन है? ई कॉमर्स का वेंडर। बताओ ई कॉमर्स के वेंडर में किसका नाम ले? फ्लिपकार्ट का, स्नैपडील का, है ना, वॉलमार्ट का, स्विगी का, जोमैटो का, जबोंग का, मिंत्रा का, ये सब क्या है हमारे लिए? ई कॉमर्स के वेंडर है। एक ई कॉमर्स के वेंडर को सफलतापूर्वक काम करने के लिए 10 चीजें समझ में आनी चाहिए। वो 10 चीजें पढ़ेंगे एक एक करके। तीसरा कंपोनेंट है इसके अंदर टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर में दो चीजें, एक होता है हार्डवेयर मशीन, एक होता है इसके ऊपर चलने वाला प्रोग्राम जिसको क्या कहते हैं अपन? सॉफ्टवेयर कहा करते हैं। तो दो चीजें हो गई हमारी, एक क्या हो गया? हार्डवेयर, और दूसरी चीज क्या हो गई? सॉफ्टवेयर। अब बताओ ये मेरे पास में मोबाइल फोन अवेलेबल है, तो इस मोबाइल को क्या कहूं मैं? हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है? ये मेरा क्या चीज है? ये दिस इज हार्डवेयर। अब इसके अंदर मेरे पास एंड्रॉइड ओएस है और कई सारे ऐप्स हैं, उनको क्या कहूं मैं? सॉफ्टवेयर। क्या इन दोनों के बिना ये चीज काम की है क्या? अकेला हार्डवेयर काम का है क्या? अकेला सॉफ्टवेयर काम का है क्या? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है? टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। पढ़ेंगे डिटेल में। इसके अंदर मोबाइल ऐप भी आएंगे, कंप्यूटर्स भी आएंगे। चौथी चीज क्या है? चौथी चीज होती है इंटरनेट एंड नेटवर्क। ई कॉमर्स और एम कॉमर्स की कल्पना तो बिना इंटरनेट के, नेटवर्क के की ही नहीं जा सकती। अब मुझे ये बताओ जरा, इंटरनेट और नेटवर्क एक चीज है या अलग अलग है? इंटरनेट और नेटवर्क एक है या अलग अलग है? एक है तो कैसे एक है, और अलग है तो कैसे अलग मानते हो? एनीबॉडी? वेरी गुड, बहुत सही बताया आपने। दो या दो से अधिक कंप्यूटर जुड़ जाते हैं उसे नेटवर्क कह देते हैं, लेकिन इसका मतलब इंटरनेट नहीं है। ठीक है, ऐसे छोटे नेटवर्क को हम आगे चल के बात करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, लैन कहते हैं ना। जैसे आपने अगर किसी बैंक ब्रांच को विजिट किया होगा तो 10 किलोमीटर के अंदर ही होती है बैंक ब्रांच, जनरली तो एक छोटी बिल्डिंग में ही होती है। आप जोधपुर ब्रांच की कंप्यूटर लैब में जब जाओगे ना, फर्स्ट ये आप एग्जाम जब दे दोगे ना, तो उसके बाद आपको एक कंपलसरी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, पता है सबको? आईटीटी कहते हैं उसको, आईटीटी कहते हैं ना उसको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग। 100 आवर्स की होती है वो आपकी। तो उसकी जो लैब हमने बनाई हुई है वो भी क्या है? एक नेटवर्क ही है। लेकिन उसके अंदर अगर हम ग्लोबल नेटवर्क इंटरनेट से जुड़ते हैं तभी हम www वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो नेटवर्क पहले बना, इंटरनेट उसके बाद में आया। पहले क्या बने दुनिया में? नेटवर्क आए। तो बताओ नेटवर्क भी तो जरूरी है। अगर आपस में जुड़े हुए ही नहीं होंगे तो इंटरनेट चलेगा किस पे? तो पहले हमको आपस में एक दूसरे से जुड़ना होगा नेटवर्क के माध्यम से, फिर हम क्या करेंगे उसमें? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी आएगा और इंटरनेट की सुविधा हमें देगा। बताओ अगर ये जियो की फाइबर लाइन नहीं बिछी होती तो जियो हमको घर पे मिल पाता क्या? हम देख पाते क्या? यूज कर पाते क्या? आपको शायद पता ही होगा, जियो ने सबसे पहले हमें फ्री में आदत लगाई। सबसे पहले क्या किया? चौराहों के बीच में बड़े बड़े टावर खड़े कर दिए। वो दिन भी देखे थे अपन ने, शाम होते ही लोग उसके आसपास खड़े हो जाया करते थे। कोई एक दूसरे को जानता नहीं है, सब अपने अपने में लगे हुए, फिल्में डाउनलोड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि फ्री था ना। तो पहले क्या किया उसने? एक नेटवर्क बनाया, आदत लगाई, और उसके बाद क्या किया? उसको प्राइस भी कर दिया और इंटरनेट की सुविधा भी देनी शुरू कर दी आपको बढ़िया तरीके से अलग स्कीम पे। तो इंटरनेट और नेटवर्क इसका चौथा हिस्सा है। पांचवा कौन सा है? वेब पोर्टल, जिसको वेबसाइट भी कहते हैं आसान शब्दों में। बताओ बिना वेबसाइट के कोई ई कॉमर्स चलता है क्या? www फ्लिपकार्ट नहीं होता था, एक्सेस किसको करूंगा मैं? www स्नैपडील नहीं होता था, एक्सेस किसका करता? मेरी वेबसाइट भी है www.batrasar.com, नहीं होगी तो एक्सेस कैसे करूंगा उसको? रोज की हजारों की संख्या में विजिट है उसके ऊपर, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें ऐसी डाल रखी है जिसको डाउनलोड बच्चे करते हैं। ठीक है ना? कहीं मैं पढ़ाते हुए बताऊंगा, चैप्टर 3 का एक चार्ट आ जाएगा, चैप्टर और भी कई चैप्टरों की कई चीज़ें डाल रखी है, जिनको मैं वीडियो के माध्यम से भी कहता हूं। तो जो यूट्यूब के स्टूडेंट हैं वो भी इसको काफ़ी विजिट किया करते हैं। उस पर हमारे सारे प्रोडक्ट भी डिस्प्ले कर रखे हैं जो हमसे लोग खरीद सकते हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें फ्री डाउनलोड सेक्शन में भी अवेलेबल है। तो बताओ ये सारी चीज़ें अगर ना हो तो क्या ई कॉमर्स काम करेगा क्या? तो वेब पोर्टल भी इसका एक अहम हिस्सा है। और सबसे अहम हिस्सा इसका एक और है, वो है पेमेंट गेटवे। पेमेंट लेन देन का तरीका अगर नहीं हो, जो एक अपने आप में सर्वर होता है। सर्वर क्या होता है पता है क्या सब? सर्वर क्या होता है?
जहाँ पे ऑनलाइन चीजें जाके स्टोर होती है। अच्छा, कितना बड़ा होता होगा? बेसिक क्लाइंट से एक्सेस करता है, तो कितना बड़ा होता होगा? चलो साइज बता दो। हाँ, तो मतलब आपके कहने का मतलब है ऐसा एक बड़ा हॉल या रूम होता होगा जिसके अंदर इसको रख के काम में लेते होंगे। गूगल के पास भी इतना ही बड़ा है या गूगल के पास इससे भी बड़ा है? चलो, आपके इस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ। इस टॉपिक को अपन मैं बाद में लूंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ सर्वर कहते किसको हैं, डेटा सेंटर कहते। नाम तो बहुत सुना होगा आपने, डेटा सेंटर और सर्वर। सुना है कि नहीं सुना है सबने? आओ आपको एक विजिट ही करा देते हैं आप डेटा सेंटर की, फिर अपन चलेंगे इन 6 चीज़ों को पढ़ने के लिए। देखो, गूगल डेटा सेंटर की विजिट करने जा रहे हैं अपन। A data center is the brains of the internet. The engine of the internet. It is a giant building with a lot of power, a lot of cooling, and a lot of computers. It's row upon row. आवाज कम आ रही है क्या? A data center is the brains of the Sufficient है? internet. The engine of the internet. It is a giant building with a lot of power, a lot of cooling, and a lot of computers. It's देखो। row upon row of machines, all working together to provide the services that make Google function. I love building and operating data इसको centers. data farming I'm भी Joe कहते हैं। Cava, Vice President of Data Centers at Google. I'm responsible for managing the teams globally Eco-friendly देखो that साइकिलें रख design, रखी है, build, and vehicle operate allowed नहीं है। Google's data centers. We're also responsible for the environmental health and safety, कई सारी चीजें देखने की जो sustainability, डिफरेंट टॉपिक्स में काम and आएंगे। carbon बायोमेट्रिक offsets तरीके से for लिफ्ट our में data जाएंगे, centers. देखना आप। This data center here in South Carolina is one node in a larger ये गूगल network डेटा सेंटर of एक है, data ऐसे centers कई all हैं over the world. पूरे दुनिया भर में। Of all the गूगल के। employees at ये Google, देखो, a हीटिंग very, और very कूलिंग small प्लांट लगा रखे हैं percentage of इन्होंने। those तो employees गर्मी are जनरेट होती है ना, authorized to उसको even enter a data center डेसिपेट करने campus. के लिए। The men and women that run these data centers environment and keep them up मिलता 24 है इंडिया hours a में day, कहीं 7 ऑफिस days में? a week. They are incredibly passionate about what they're doing. ऐसे In बंदे layman's ऐसे terms, पैट लेके what do बैठे। I do here? I typically refer to myself as the herder मतलब of सोसाइटी में cats. अलाउ नहीं करते लोग, तो कई जगह पैट वालों को नहीं देंगे हम, कहते हैं कि नहीं कहते। मुंबई में तो ऐसे पैट वालों को अलाउ नहीं करते। ये And they देखो work एनवायरनमेंट very देखो कितना hard. So आसान। we like to provide them a fun गूगल ने कोशिश की है environment दुनिया where का they सबसे also बेस्ट play hard एनवायरनमेंट as आपको दे, well. खेलने की जगह। We just ठीक है, went सोच ही past नहीं the सकते 3 हिंदुस्तान में million तो अपन man-hour कभी mark इस तरीके का for एनवायरनमेंट zero होगा। lost time incidents. 3 million हैं? man-hours is a really आप long रिक्रिएट time, कर सकते हैं, and with कैफेटेरिया the भी है, number खेलने की जगह भी है। of people हमें that तो we आपसे have काम on लेना site, है। that is an एक टारगेट amazing दे देते हैं, accomplishment. फिर आप कितने समय में करते हो ये आपको देखना है। बीच में क्या करते हो मुझे मतलब नहीं I है, think मुझे तो Google आउटपुट data से centers मतलब really है। ये है can तरीका। offer a level of तो आप अपना security बेस्ट देते that हो। almost no हम other तो क्या company करते हैं, can शक्ल match. देखनी है मेरे को We 8 have घंटे, a काम क्या कर रहा है वो तो देख ही information नहीं रहे। security तो बताओ team आउटपुट आएगा that कहाँ is से truly हिंदुस्तानी second का? to none. You have the expression, they wrote the book on that. Well, there are many of our information security team members that have really written the books on best practices in information security. Protecting the security and the privacy ये हैं, of our बड़े-बड़े users' servers। information is our foremost design जुड़े हुए हैं आपस criteria. में? We use various अभी आपने layers देखना of replace भी higher कैसे level करेगा। अभी security the biometric closer तरीके से into the जाएगा center of the campus you get. So just to enter this ये campus, अभी my देखना, badge had to be on a ball boards आएंगे। pre-authorized नीचे आ रहा है access ये? list. Automatic Then नीचे to चला come गया? into the building, तो that was गाड़ी another एंट्री level करने of के लिए सीसीटी security. कैमरा To सर्वेलेंस get भी into है, the बॉल secure बोर्ड्स भी हैं, corridor, which leads हर to एक the आदमी data एंटर नहीं center, कर that's सकता, a जिसको higher परमिट level of करेंगे वही जाएगा। security. तो बताओ And the कोई data घटना कोई center and the आतंकवादी networking घटना हो rooms तो are उसको the भी तो रोक highest level सकते of हैं, गाड़ी security. क्रैश करके नहीं जा And the पाएगी अपनी। technologies we use are different. Like for ये सब instance, in chapter our 3 में highest पढ़ा level हुआ है। areas, we even use underfloor ये केबल intrusion आर्किटेक्चर detection देखो। via laser beams. So I'm going to demonstrate going कैमरा into the नजर रखे secure हुए। corridor now. One, I have to be on the authorized list with my badge, and then two, फेस I रिकॉग्निशन use a थंब रिकॉग्निशन biometric तरीके iris से scanner आपका to verify लिफ्ट that काम it करता truly है। is me. मतलब अननोन आदमी चला जाए जिसका Okay, थंब here we रिकॉग्नाइज are नहीं on the होता, data फेस center रिकॉग्नाइज floor. नहीं होता है, The लिफ्ट नहीं first thing that I चलेगी, सायरन notice और is that बजाते it's कि a आपको little पकड़ warm के in जाएगा। here. It's about 80 degrees Fahrenheit. Google runs our data centers warmer than most because it helps with the efficiency. You'll notice that we have overhead power distribution. Coming from the outside yard, we bring in the all of our racks don't really look like a traditional server rack. These are custom designed and built for Google so that we can optimize the servers for hyper efficiency and high performance computing. बहुत सारी It's hard true disk that लगी हुई sometimes है drives इसमें। fail and we have to replace आपका them data to इन्हीं में से upgrade नहीं them होता है, hard because disk maybe में। they're just no longer efficient to run. We have a very thorough end-to-end chain of custody ये process maintenance engineer for managing check कर those रहा है। drives from the time that they're checked out to the server barcode reader till से they're पढ़ रहा है brought to an ultra-secure cage where they're erased and crushed if necessary.
So any drive that can't be verified ये as 100% threshing machine में clean, डाल के इसको we खराब करते crush हैं it ताकि आपका first, डेटा का and then कोई we take दुरुपयोग it to नहीं कर सकते। an ऐसे industrial खराब wood chipper ताकि where इसको कभी भी it's किसी तरीके से shredded कोई use into नहीं कर these सकता। little डेटा pieces प्राइवेसी like होती है कि नहीं this. होती है? अभी In the बड़ा time that I've been at Google for almost 6.5 years now, we have changed our cooling technologies at least 5 times. Most data centers have air conditioning units along the perimeter walls that force cold air under the floor that then raises up in front of the servers and cools the servers. In our solution, we take the server racks and we butt it right up against our air conditioning unit. We just use cool water flowing through those copper coils ठंडा that you पानी see इसमें there. चल रहा है। So the hot air जैसे from the cooling system servers होता है is इसी के अंदर। contained in that hot aisle. It raises up, वैसे। passes across those coils where the heat ताकि from the पूरे air environment की transfers गर्मी को to the water in those ठंडा किया जा coils. And then that warm water is then brought outside the data center to our cooling plant, where it is cooled down through our cooling towers and returned back to the data center, and that process just पानी को repeats ठंडा over and करके over रिसाइकिल again. करके फिर से यूज करते हैं उसको। देखो कितना बढ़िया तरीका है। और अपने यहाँ तो अपन सुबह To सुबह me, आंगने the धोना thing शुरू that करते हैं, छत amazes से me लेके आंगने तक about धो के सुबह और Google शाम and 2 data बार में पानी centers बर्बाद is करते हैं। the pace of innovation शौक है कई and लोगों का। always आपने देखा होगा challenging सुबह the सुबह way 4-5 we're बजे doing उठेंगे, things. छत धोना शुरू करेंगे, आंगने पे आके So when उठेंगे, people फिर शाम say को वापस that शुरू करते हैं। innovation in a certain area is done, that we've kind of reached the pinnacle of what can be achieved, I just laugh. देखा आपने, ये था हमारा गूगल डेटा सेंटर। बात आई क्या समझ में सबको? तो कैसे काम होता है दुनिया के? फेसबुक का भी ऐसे ही है, कभी वो भी विजिट करवाऊंगा मैं, 360 डिग्री व्यू ऑफ फेसबुक डेटा सेंटर। तो काम दुनिया में बहुत किया जा रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से किया जा रहा है, और उन्हीं में से एक काम अपने देखा गूगल डेटा सेंटर का। तो 6 चीजें समझ में आ गई सबको? कौन कौन से 6 कंपोनेंट हुए हमारे? पहला कंपोनेंट है यूजर, दूसरा कौन है? ई कॉमर्स वेंडर, तीसरा कौन है? टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा कौन है? इंटरनेट एंड नेटवर्क, पांचवा कौन है? वेब पोर्टल, छठा कौन है? पेमेंट गेटवे। आओ एक एक को डिस्कस करते हैं अपन। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपन यूजर की। यूजर कौन? मैं और आप, इंडिविजुअल, जो कि इन वेबसाइटों से माल को परचेज करते हैं, सर्विसेज प्राप्त करते हैं। तो अंडरलाइन करें यूजर। This may be an individual, organization or anybody using the e-commerce platform for buying and selling of goods and providing the services. यही वो लोग होते हैं जो प्राप्त किया करते हैं। तो मैं और आप लोग क्या कहलाएंगे? इनके यूजर कहलाएंगे। सेकंड कंपोनेंट है, डायग्राम को याद करने की जरूरत नहीं, सेकंड कंपोनेंट है ई कॉमर्स वेंडर, जिसका उदाहरण मैंने क्या दिया आपको? फ्लिपकार्ट का, स्नैपडील का। तो डेफिनेशन क्या हुई ई कॉमर्स वेंडर की? दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी प्रोवाइडिंग द यूजर गुड्स एंड सर्विसेज आस्क्ड फॉर एग्जांपल www.flipkart.com। ऐसी ही एक ई कॉमर्स वेंडर है, ऐसे ही अमेजन है, ऐसे ही अलीबाबा है, ऐसे ही कोई और है। क्लियर? अब बात आती है, अगर हम चाहते हैं ई कॉमर्स वेंडर इफेक्टिव काम करे तो उसे 10 चीजों पे काम करना होगा। फॉर एन इफेक्टिव ई कॉमर्स वेंडर इट हैज टू अवॉइड बाय 10 थिंग्स। वो 10 चीजें क्या हैं? आओ एक एक करके समझते हैं। पहला, सप्लायर और सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्लिपकार्ट का अच्छा होना चाहिए। अगर मैं कहता हूं ई कॉमर्स वेंडर मेरा फ्लिपकार्ट और अमेजन अच्छा है, तो उसके अच्छे होने के पीछे पहली चीज क्या होती है? उसके पीछे बहुत अच्छे सप्लायर और सप्लायर बेस होता है। मतलब फ्लिपकार्ट के ऊपर प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने वाली कंपनियां अच्छी होती हैं, माल देने वाली कंपनियां अच्छी होती हैं, और ट्रू टू द टंग होती हैं, मतलब जैसा बोलती हैं वैसा करती हैं। कल को फ्लिपकार्ट पे माल को डिस्प्ले कर दे, जब कस्टमर ऑर्डर देवे तो हम पैसे तो ले लेवे फ्लिपकार्ट के बेसिस पे, लेकिन माल उसको घटिया देवे, तो बताओ इमेज उसकी खराब होगी, पहले फ्लिपकार्ट की खराब होगी? पहले फ्लिपकार्ट की होगी। तो फ्लिपकार्ट को अच्छा होने के लिए उसका सप्लायर बेस अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब उसके यहाँ जो माल डिस्प्ले कर रहे हैं और माल दे रहे हैं कस्टमर को, वो लोग अच्छे होने चाहिए, उनके पास अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए, क्वालिटी उनकी अच्छी होनी चाहिए, जैसा कहें वैसा वो डिलीवर करें। इसको हम कहते हैं सप्लाई एंड सप्लायर चेन मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। इसके लिए उनके पास क्या होना चाहिए? दे मस्ट हैव इनफ एंड राइट गुड ऑफ सप्लायर्स। मतलब फ्लिपकार्ट के पास एक नहीं, एक ही प्रोडक्ट के कई सारे सप्लायर होने चाहिए, ताकि कस्टमर को ऑप्शन मिले। एक ही मिलेगा तो फिर मेरे को ऑप्शन थोड़ी आएगा। तो ई कॉमर्स के ऊपर ऑप्शन मिले, इसलिए क्या होना चाहिए? बहुत सारे मेरे पास वेंडर होने चाहिए। फाइनेंशियल और ऑपरेशनली सेफ होने चाहिए, मतलब उनके साथ पैसे का लेन देन करूं तो गड़बड़ नहीं होगी, और जो माल वो दे रहे हैं उससे मेरी हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो ऑपरेशनली आसान होंगे। तीसरा, प्रोवाइड रियल टाइम स्टॉक इन्वेंट्री, उनके पास माल पड़ा होना चाहिए ताकि पैसा देते ही माल इमीडिएटली मुझे मिल सके। ऐसा नहीं मेरे से ऑर्डर प्राप्त करें, अब वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तब तो फिर डिले हो जाएगा। होना क्या चाहिए? जैसे मैं ऑर्डर दूं उनके पास रियल इन्वेंट्री पड़ी होनी चाहिए, तुरंत वो माल को भेज दे मेरे पास में। नेक्स्ट, डिलीवरी टाइम जितना हो सके शॉर्ट से शॉर्ट होना चाहिए, तेजी से हम कर सकें, जैसे हमने भी किया।
हम पेन ड्राइव पे भी अपनी क्लासेस देते हैं और गूगल ड्राइव पे भी देते हैं। गूगल ड्राइव पे तरीका तो इंस्टेंटेनियसली, इधर पैसा खाते में जमा कराता है वो, तरीका क्या रहता है हमारे खाते में पैसा जमा करा के वो स्क्रीनशॉट भेजता है। जैसे स्क्रीनशॉट आ जाता है हम इमीडिएटली अपने अकाउंट में कंफर्म कर लेते हैं आ गया कि नहीं आ गया, ऑनलाइन ही देख लेते हैं, बैंक थोड़ी जाना पड़ता है उसके लिए। जैसे ही वो आ जाता है इमीडिएटली उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करता है तेरा ईमेल अकाउंट भेज, वो जैसे ईमेल अकाउंट भेजता है क्लासेस हमारे पास रेडी होती है इनक्रिप्टेड, ताकि वो यूज़ कर सके कितने व्यू के साथ में और किस टाइम पीरियड तक, इमीडिएटली उसको वो क्लासें मिल जाया करती है और वो उसको यूज़ करना शुरू कर देता है। तो इधर उसने पैसा दिया, इधर हमने उसको गूगल लिंक का लिंक शेयर कर दिया। बाकी रहेगी फिजिकल किताबें भेजने की, जैसे हमने आपको दी है, कुरियर बनाते हैं, उससे फिजिकल एड्रेस लेते हैं और भेज देते हैं। हिंदुस्तान में कहीं भी दूर से दूर भी 5 से 7 दिन में माल पहुंचा देंगे। यहाँ से चेन्नई भी भेजना हो ना तो मैक्सिमम 5 to 7 डेज में माल मिल जाएगा। मिलता है कि नहीं मिलता है? कोलकाता भेजना हो तो 5 दिन में पहुंच जाता है, पटना भेजना हो 3 से 4 दिन में, दिल्ली तो हम दूसरे दिन पहुंचा देते, जयपुर 1 दिन में पहुंचा देंगे। तो बताओ चीज़ें तेज़ी से कर पा रहे नहीं कर पा रहे? किसकी वजह से कर पा रहे हैं? क्योंकि ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म अच्छा है और आपको रियल टाइम इन्वेंट्री डिलीवर करने का मौका देता है। दूसरी चीज़, वेयर हाउस ऑपरेशन आपके अच्छे होने चाहिए। अभी मैंने आपको बताया गूगल डेटा सेंटर टेक्नोलॉजी का ध्यान रखता है, लेकिन जहां आपका माल पड़ा है वेयर हाउस, वहां से भी तो माल पिक करके भेजना पड़ेगा कि नहीं भेजना पड़ेगा? और माल को वहां से सही तरीके से पिक कर लेना, कई तरीके का आइटम होते हैं, उसके लिए भी आजकल टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। और इसके लिए हम लोग आजकल एक नया तरीका यूज कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? विजन पिकिंग। विजन पिकिंग का मतलब समझते हो? मतलब गूगल ग्लास, एक ऐसी चीज आ गई है, चश्मे के ऊपर ही बार कोड रीड पढ़ लेता है वो और आइटम बता देता है कहाँ से लेना है। देखा है क्या कभी उसको? चलो इसकी भी मैं एक छोटी सी वीडियो आपको दिखा देता हूँ गूगल ग्लास की। इसको कहते हैं विजन पिकिंग। तो देखें विजन पिकिंग को अपन। Technology has always played an integral part in further improving warehouse operations. With the rise of augmented reality, we're about to take सुनाई दे रहा है? DHL and Ricoh have piloted vision picking to drive the next wave of supply chain innovation that simplifies operations. Vision picking is essentially equipping pickers with smart glasses that enable complete hands-free order picking. Today, we're using a mix of handheld scanners and a paper pick list, but we think we can make this process leaner and also more user-friendly by picking a pick. ये पुराना तरीका था बार कोड वाला, नया तरीका भी आएगा। Can greatly increase productivity, reduce errors, and support our employees in their daily work. To find the best solution, we teamed up with Ubimax, the leading experts in wearable computing. Their vision picking solution is the most mature and flexible on the market, and we're easily able to tailor this to our environment and deploy it on the Vuzix and Google glasses. बार कोड को स्कैन किया, अब आपको इमीडिएटली बता देगा कहाँ आपको जाना है। Next available trolley. Using Ubimax's innovative user interface, task information is displayed clearly in front of his eyes. The trolley is also displayed graphically, so that the picker sees instantly what needs to go where. This could provide a much faster, more accurate, and user-friendly गलतियाँ ही नहीं होती। approach to order picking compared to standard paper pick lists and handheld scanners. स्कैन कर लिया ऑटोमेटिकली गूगल ग्लास से इसने, Performance increase due to सही जगह पे रखेगा, वरना इतना आइटम उठा के रखना, गलत पोस्टिंग नहीं हो जाएगा। the pickers regarding user acceptance and usability. Here at Ricoh, we're always looking to further improve our processes and implement new technologies into our warehouse. We are proud to have DHL as our innovation partner to jointly test this together. This is just the first step in our innovation journey. In the future, we see augmented reality also playing a role in other parts of the supply chain. We look forward to continuing to bring innovation to our customers. क्या नाम है इसका? विजन पिकिंग। अच्छा तुमने वो गेम खेले हैं क्या? डाल के अपन इन गेम जोन पे जाया करते हैं और वर्चुअल गेम्स खेलते नहीं खेलते हैं, बस वही तो चीज़ है। बताओ आपके सामने होता है क्या? पानी में जाने से डर लगता है, लेकिन अपन स्कूबा डाइविंग कर लेते हैं, वो लगा के कर सकते कि नहीं कर सकते? अच्छा ग्लेशियर से ग्लाइडिंग करनी है अपने को, आज तक ये अपने पिताजी ने कभी नहीं की हो, लेकिन वहाँ अपन कर सकते हैं। संभव है कि नहीं है? किसकी मदद से? इसका नाम है ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। एक नया फील्ड शुरू हो गया है, AR VR। VR मतलब वर्चुअल रियलिटी, AR मतलब ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, और ये फ्यूचर है। और ये देखो हम यूज़ कर रहे हैं वेयर हाउस ऑपरेशन में। तो बताओ ऐसे अगर वेयर हाउस ऑपरेशन हो जाए तो तेज़ी से माल डिलीवर नहीं हो जाएगा क्या?
तुरंत काम हो जाएगा। अच्छा, ये तो अभी आदमी ने किया है, आने वाले टाइम में यहाँ रोबोटिक यूनिट्स मिलेंगे आपको। रोबोटिक यूनिट्स आएंगे, माल उठाएंगे, पिकिंग करेंगे, गाड़ी में भरेंगे और चलेंगे। अब वो 24/7 काम करेंगे। आदमी की तो लिमिटेशन है, कितना काम करेगा, थक जाता है वो 8 घंटे काम करके। या तो 3 शिफ्टों में आदमी लगाओ, उसके बजाय रोबोटिक यूनिट लगा दो, आप दिन रात काम करता रहेगा। और रोबोटिक यूनिट पे खर्चा एक बार करना है। बताओ आपने ऑपरेशन इफेक्टिव किए कि नहीं किए, कॉस्ट रिड्यूस की या नहीं की, बताओ। आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगी इस बहाने, जो लगती थी वो भी तो ऐड होती है ना इसमें, तो वो कम हो जाएगी आपकी। तो कई सारे एडवांटेजेस हैं ई कॉमर्स के बेसिस पे, जिसमें से अपन ने ये एक और देखा। तो वेयर हाउस ऑपरेशन आपके अच्छे हो सकते हैं, तो अंडरलाइन कर लें। वेयर हाउस ऑपरेशन के आगे यहाँ लिख दो विजन पिकिंग, ताकि आपको याद आ जाए मेरा उदाहरण जो मैंने आपको बताया था वेयर हाउस ऑपरेशन में। ऑग्यूमेंटेड का मतलब होता है शरीर के ऊपर कुछ इंस्ट्रूमेंट पहनने पड़ेंगे आपको, तब वो आपको रियल चीजें समझ में आएंगी। जैसे एक ग्लास चश्मा पहन लेना बारकोड को स्कैन करने में मदद कर रहा है। सो दिस इज ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, ठीक है ना। ये सुविधा मेरे को भगवान ने तो नहीं दी कि मैं अपनी आंखों से बारकोड समझ लूं। बारकोड दिखते जरूर है क्या, लेकिन उसका मीनिंग तो मुझे समझ में नहीं आता ना, क्योंकि वो तो सॉफ्टवेयर पड़ता है। लेकिन अब मैं इस स्पेक में जो गूगल ग्लास की मदद से मेरे को सॉफ्टवेयर दे रखा है, वो ऑटोमेटिकली बारकोड स्कैन करके इसका मतलब बता देता है, जो आगे कंप्यूटर से भी जुड़ा हुआ है। तो मैं इस काम को आसानी से कर पा रहा हूँ। तो ये जो एडिशनली मैं पहना करता हूँ, इसका नाम क्या रखा हमने, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। ऑग्यूमेंटेड मतलब एडिशनल, अलग से शरीर में वियर करना। तो ये वियरेबल डिवाइसेस सारी क्या कहलाएंगी, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। अंडरलाइन करो विजन पिकिंग के बाद, दिस प्लेस इज वेयर ऑनलाइन रिटेलर पिक द प्रोडक्ट फ्रॉम द शेल्फ। तो जो अलग अलग शेल्फों में माल रखा हुआ होता है, उसको पिक करने का तरीका वेयर हाउस ऑपरेशन में हमें मिला करता है, और इसके लिए आजकल हम विजन पिकिंग का यूज करते हैं। तो इफेक्टिव होने के लिए पहली चीज क्या थी, सप्लायर और सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। दूसरा क्या है, वेयर हाउस ऑपरेशन आपके इफेक्टिव होने चाहिए। तीसरी बात, शिपिंग और रिटर्न की अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए। क्या ऐसे वेंडर से हम जुड़ना चाहेंगे जिसके यहाँ रिटर्न के बाद में ना तो माल मिलता हो ना पैसा मिलता हो, या वो रिटर्न लेता ही नहीं हो हमसे? या वहाँ जुड़ना चाहोगे जहाँ इजी रिटर्न होते हो और इजी मटेरियल रिप्लेस होता हो या पैसे वापस मिलता हो? कहाँ जुड़ना पसंद करोगे? इसका मतलब मेरी पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए शिपिंग और रिटर्न की। शिपिंग का मतलब क्या होता है, तेजी से माल पहुंचाना। भाई पैसे ले लिए तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अब मैं माल तेजी से आप तक लाऊं। ऐसा नहीं है पैसे मिल के कभी भी भेज देंगे, ऐसा कैजुअल बिहेवियर वाला ई कॉमर्स फिर चलता नहीं है। अमेजन को लोग क्यों पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं अमेजन को? क्योंकि उसका शिपिंग रिटर्न बहुत तगड़ा है। अगर आपने ऑर्डर दे दिया तो देखो हर चीज़ का ट्रैक कर सकते हो। ऑर्डर देते ही एसएमएस आता है, ऑर्डर बुक्ड, इतने तारीख को मिल जाएगा, यहाँ तक पहुँच गया, हर बार बताता रहता है इतने बजे डिलीवर करूँगा। डिलीवर होते ही आप साइन करते हो और इमीडिएटली मैसेज आता है प्रोडक्ट डिलीवर्ड। इतना कन्फर्मेशन बताओ कौन देता है? हर चीज़ के ऊपर काम कर रहा है ना वो। तो रिटर्न भी करता है, तो आपसे घर से पिकअप करता है। मुझे माल पसंद नहीं आया, अगर उसके अंदर हफ्ते भर या महीने भर का टाइम था, तो बताओ मेरे घर से ही वो पैकेट ले जाता है ना, मुझे वापस जाना पड़ता है क्या? बताओ इतना आसान कोई कर दे तो बताओ उस वेबसाइट को, उस ई कॉमर्स वेंडर को छोड़ के हम कभी जाएंगे क्या? तो बताओ वो इफेक्टिव बन गया कि नहीं बन गया? तो तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, शिपिंग और रिटर्न पॉलिसी मेरी अच्छी होनी चाहिए। फास्ट रिटर्न्स हैव बिकम यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ द ई कॉमर्स वेंडर। यूनिक सेलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, आपकी खासियत बन गई। हर एक ई कॉमर्स वेंडर अपने में कुछ ऐसी खास चीज लेके आता है जो दूसरों के पास ना हो, और उस कारण से ही वो वेंडर पसंद किया जाता है ना। अब तुम एक्सेल एकेडमी में डिफरेंट टीचर से पढ़ रहे हो, बताओ सबके पढ़ाने की स्टाइल एक जैसी है कि यूनिक है? सबकी यूनिक है, और वही उनका क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है। उसी वजह से स्टूडेंट उनके पास पढ़ने आया करते हैं। तो हर चीज की एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होनी चाहिए। वेंडर भी अपनी यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाए, किसके बेसिस पे, फास्ट शिपिंग और रिटर्न से। ये आपको इफेक्टिव बनाएगा। नंबर 4, ई कॉमर्स का कैटलॉग और प्रोडक्ट डिस्प्ले सबसे बेस्ट होना चाहिए। बताओ आजकल जो फोटोग्राफी की जाती है, जो प्रोडक्ट आपको दिखाए जाते हैं, वो 4K वाले कलर्स में नहीं है क्या? आप अमेजोन पे जाके देखो, फ्लिपकार्ट पे जाके देखो, क्या प्रोडक्ट डल कलर में होते हैं या बिल्कुल बढ़िया कलरफुल कॉम्बिनेशन में और बढ़िया तरीके से आपको दिखाते हैं कि अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरी नज़र नहीं हटती स्क्रीन से, मुझे लगता है इसको थोड़ी देर और जाना चाहिए। ऐसे ही होता है। हमारे टेक्नोलॉजी में एक टर्म होती है, उसको कहते हैं बाउंस रेट। बाउंस रेट का मतलब होता है क्लाइंट मेरे ई कॉमर्स साइट पे तो आया लेकिन ज़्यादा रुका नहीं और जल्दी से चला गया। तो अगर बाउंस रेट को मैं कम कर दूं, मतलब आप मेरे यहाँ आए और काफ़ी देर रुके रहे, कब रुकोगे? जब मेरे यहाँ प्रोडक्ट डिस्प्ले बहुत अट्रैक्टिव होगा। या तब रुकना चाहोगे जब मेरे यहाँ दिख भी नहीं रहा है कुछ भी, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट भी डिस्प्ले अच्छा नहीं है, तो रुक जाओगे क्या आप? मन ही नहीं बनेगा आपका। होता है क्या? बताओ। यूट्यूब पे वो वीडियो देखना पसंद करोगे जो अट्रैक्ट करेगा। हर एक थोड़ी देख लेते हो आप, है ना? कोई कॉम्बिनेशन में नहीं हो, कलर भी अच्छा नहीं हो, कंटेंट भी अच्छा नहीं हो, कौन रुकेगा फिर वहाँ पे? बताओ।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने ई कॉमर्स में अपने प्रोडक्ट कैटलॉग को भी बहुत अच्छे डिस्प्ले से, अच्छे कॉम्बिनेशन से रखना पड़ेगा। Proper display of all the product being sold by the vendor, including the product detail, technical specification, make the better sales conversion ratio. अगर सब चीज़ें बेटर होगी तो यूज़र को अट्रैक्ट करती है ना। अंग्रेजी में एक बात कही जाती है, एस्थेटिक लुक, सौंदर्य परकता। अगर चीज़ों को बढ़िया तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में जमा के रखोगे, देखने वाले को भी अच्छा लगता है, तो फिर हमारा इंटरेस्ट भी बनता है कि हाँ इस चीज़ को लिया जाए। तो अगर कोई चीज़ को बढ़िया तरीके से पेश किया जाए आपके सामने ई कॉमर्स वेंडर द्वारा, तो बताओ आपका कन्वर्जन रेशो खरीदने के प्रति बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अल्टीमेटली फायदा तो उसी को है ना। तो वो ई कॉमर्स वेंडर सक्सेसफुल हो गया, तो ये एक चीज़ कर ले तो बेटर हो सकता है वो। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम। बताओ अमेजन पे या किसी पे आप जाते हो तो लगातार वो कुछ रिवार्ड पॉइंट आपको देता चलता है, तो अगली बार परचेजेस में कुछ आपको पैसे कम लगते हैं और इसी वजह से आप क्या करते हो, उसको छोड़ के नहीं जाते। मैंने माई जियो का भी एग्जांपल दिया था, 50 रुपये का आपको एक डिस्काउंट कूपन दे देता है, तो अगली बार के रिचार्ज में आप यूज़ कर सकते हो, और हर जो परचेज आप कर रहे हो उसके ऊपर 50 रुपीज़ के ऊपर एक कूपन देता है। सपोज करो मैंने 399 का रिचार्ज कराया, तो 50 रुपये के हिसाब से कितने कूपन मिलेंगे मुझे? 8 कूपन मिल गए मेरे को। अब अगली परचेजेज में मैं उनमें से एक को यूज़ कर लूँगा, तो अब 7 रह जाएंगे, फिर कोई परचेज में यूज़ कर लूँगा, और मैंने वो जैसे नया परचेज किया उसके भी कूपन एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और आज नहीं तो कल चल के वो कूपनों के माध्यम से मैं क्या कर सकता हूँ, फर्दर रिबेट ले सकता हूँ ना। तो ऐसे लॉयल्टी प्रोग्राम के कारण क्या होता है, ई कॉमर्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट आया करते हैं। नेक्स्ट, शोरूम एंड ऑफलाइन परचेजेस। मैं शायद बात कर रहा था, ई कॉमर्स और एम कॉमर्स की एक सबसे बड़ी कमी क्या है कि प्रोडक्ट को सामने नहीं देख पाते वो, तो फेस टू फेस पे ट्रेडिशनल कॉमर्स के मुकाबले यहाँ लोग मार खा रहे हैं। तो इन कंपनियों ने, गूगल जैसी कंपनी ने इन लोगों को कहा कि एक काम करो, बड़े बड़े मेगा सिटीज़ में आप अपने क्या करो, ऑफलाइन ट्रेडिशनल कॉमर्स वाले मॉल ले आओ, और वहाँ पे आने के बाद लोगों को कहो यही चीज़ें आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिलेंगी। तो जिन लोगों को भरोसा नहीं है वो यहाँ से परचेज कर दे, और अगली बार के लिए उनको समझाया जाए कि आप जो यहाँ देख रहे हो वही आप हमारी साइट पे पाओगे। तो बताओ, जो अब तक कस्टमर आपकी केवल वेबसाइट पे इसलिए टर्न अप नहीं हो पा रहा था कि पता नहीं पैसा और माल क्या देगा मेरे को पैसा लेके, तो अब वो आपसे सेटिस्फाई हो गया, तो बताओ अगली बार परचेज करने के लिए वहाँ आएगा कि नहीं आएगा? तो ये भी क्या कर रहा है, आपको इफेक्टिव बना रहा है कि नहीं बना रहा है ना? यही तो काम हो सकता है कि नहीं हो सकता? हम जैसे टीचर्स कई बार क्या करते हैं, डिफरेंट सिटीज़ में जाया करते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, ऐसे ही स्टूडेंट मीटअप कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट मीट? ताकि उनको हमारा फील आ जाए, तो अगली बार क्या हो जाए, उनको हम अपनी पेन ड्राइव बेच सकते हैं अपन। भाई कई बार तो सर टीचर ही नहीं देखा, मैं कैसे खरीदूँ इसकी पेन ड्राइव, मुझे क्या मालूम है कैसा पढ़ाता है ना? तो आप वहाँ जाके क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट से मिल रहे हैं ताकि अपनी फील दे सके। भले 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का आप सेशन ले लेते हैं, तो बच्चों को पता चल जाता है टीचर कैसा है। अगली बार आप उनको गूगल लिंक दे देते हैं, तो बताओ खरीदने में उनको दिक्कत करता है क्या? तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टीचर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ऐसा? तो यही तो तरीका होता है ई कॉमर्स वेंडर द्वारा। आओ मैं अपने यहाँ पे एक ऑफलाइन ऐसी दुकान लगा देता हूँ जैसे ट्रेडिशनल कॉमर्स की है, यहाँ आने के बाद आपको पता चल जाएगा मेरा काम करने का तरीका कैसा है, अगली बार आपको मेरी वेबसाइट पे भी वैसे ही मिलेगा। तो ये भी एक तरीका है आपको ई कॉमर्स वेंडर इफेक्टिव बनाने में। नेक्स्ट है डिफरेंट ऑर्डरिंग मेथड। बताओ हम कई तरीके से ऑर्डर करते हैं ना, अभी पढ़े अपने, कैश ऑन डिलीवरी है, यूपीआई मेथड है, चेक है, कैश है, एनईएफटी है, आरटीजीएस है, आईएमपीएस है, पता नहीं कितने कितने मेथड है, आजकल हम इनका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट की गारंटीज भी होती हैं, है ना? इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट खराब निकला तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करूंगा, या आप राइडर लगा दो, इतने दिनों में लौटा दोगे तो करूंगा, ये आइटम होंगे तो करूंगा। अब जैसे खाने पीने के कोई आइटम है पेरिशेबल है, तो उनकी तो गारंटी कोई नहीं लेता, क्या लेते हैं? वो तो फिर आपने एक बार यूज़ कर लिया, ओपन अप कर लिया, तो अब उसकी तो क्या गारंटी है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन बाकी आइटम पे तो लोग गारंटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे आपको? तो गारंटी वाले ही वेंडर से माल लेना चाहोगे या बिना गारंटी वाले से लेना चाहोगे? बताओ। मैं मान के चलता हूँ मेरा प्रोडक्ट खराब नहीं होगा, लेकिन अगर कोई एक प्रोडक्ट एडिशनली मुझे कहता है खराब हो जाए तो मैं बैठा हूँ, और ये कहता है मैं नहीं बैठा हूँ, तो बताओ किसके पास जाना पसंद करोगे? जो गारंटी देता है कि खराब हो गया तो मैं बैठा हूँ, चिंता मत करना, अगर आपके यूसेज के दौरान ये प्रॉब्लम आई, आई एम देयर टू रिप्लेस इट विदाउट एनी प्रॉब्लम। हो सकता है 100 में से 2 लोग ही आए हैं उसके पास, लेकिन इसकी इस एडिशनल फीचर के कारण ये वेंडर पसंद किया जाएगा। तो बताओ ये एडवांटेज है या नहीं हमारे पास में? नेक्स्ट, प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी का मतलब क्या होता है, आप ई कॉमर्स के वेंडर को कई तरीके की जानकारियां शेयर करते हो कि नहीं करते हो? मेरे ख्याल से पूरी दुनिया भर में हिंदुस्तानी हम लोग जो है ना, इस मामले में सबसे कम समझ रखते हैं। कोई भी ऐप डाउनलोड हो रहा होता है, आई एक्सेप्ट करके सब चीज़ें दे देता है। वो कहते तेरे फ़ोन बुक को देखूंगा कि देख ले, कि तेरे उस पर वीडियोस पे जाऊंगा, तेरे डेटा को देखूंगा, हम कहते हैं अलाउड, करते कि नहीं करते बताओ? उसके बिना वो ऐप डाउनलोड भी नहीं होता है। अब अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, सारी चीज़ें प्राइवेसी के तौर पे उसको देखने का मौका ही तो दे रहे हैं। अब उसका आगे चल के क्या उपयोग करेगा आपको पता है क्या? कल को कोई ब्लैकमेल ही कर दे आपको, तो बताओ क्या कर लोगे आप?
नहीं कर सकते क्या? आप एसएमएस पढ़ ले, बिजनेस मेल्स हैं उसके अंदर, तो आपका डेटा आउट हो गया। तो बताओ प्राइवेसी भी कोई चीज़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो इन कंपनियों को प्राइवेसी पॉलिसी के तहत सरकार ने बांधा है, आईटी एक्ट के तहत, कि अगर आप कस्टमर से डेटा ले रहे हो तो उससे बिना पूछे उसको शेयर नहीं करोगे। ठीक है, आप कस्टमर को अच्छे एक्सपीरियंस के लिए उनकी चीज़ों को शेयर कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उससे बिना पूछे आप किसी और को बता दो। होना चाहिए क्या? ये नहीं होना चाहिए ना। तो प्राइवेसी पॉलिसी के तहत बांधेंगे, और वो अपनी वेबसाइट पे लिखता है मैं प्राइवेसी पॉलिसी को मानता हूं, आपका डेटा मेरे पास सुरक्षित है, कभी ये डेटा किसी को शेयर नहीं अगर होगा तो आईटी एक्ट के तहत आप मुझे बुक कर सकते हैं। तो बताओ ऐसी साइट पे जाना चाहेंगे ना, जो इतना ध्यान रखता हूं। इसी से जुड़ी हुई एक चीज़ और होती है, सिक्योरिटी। दोनों में अंतर भी समझ लो। सिक्योरिटी का मतलब होता है मैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करता हूं, अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर भी बताता हूं, पासवर्ड भी बताता हूं, नेट बैंकिंग का एमपिन भी बताता हूं। तो बताओ अगर ये हैकर के हाथ लग जावे तो बताओ उसके बाद में तो फिर मेरे अकाउंट से वही परचेजेस करता पाया जाएगा। आजकल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ मेरे को। तो बताओ सिक्योरिटी भी रखना जरूरी है कि नहीं है? ये किसकी जिम्मेदारी है? ई कॉमर्स वेंडर की जिम्मेदारी है। मैंने फ्लिपकार्ट के ऊपर अपना नंबर दिया, फ्लिपकार्ट की ड्यूटी बनती थी वो नंबर किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना होने पाए, हैकर का भी वो ध्यान रखे, उसकी साइट हैकर से भी मुक्त हो। तो बताओ क्या कर रहा है वो? सिक्योरिटी इनहैंस कर रहा है। तो एक चीज है प्राइवेसी, एक है सिक्योरिटी। अंतर समझ लो, एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। प्राइवेसी का मतलब क्या है? आपका पर्सनल कॉन्फिडेंशियल डेटा किसी के साथ बिना आपसे पूछे शेयर नहीं किया जाएगा। दिस इज नोन एज प्राइवेसी। सिक्योरिटी का मतलब क्या है? मेरे जो फाइनेंशियल डेटा हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, मेरे क्रेडिट कार्ड नंबर हैं, मेरे एमपिन हैं, मेरे पासवर्ड्स हैं मोबाइल बैंकिंग के, वो हैकर्स के साथ भी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। मेरा सर्वर इतना सिक्योर होना चाहिए ताकि किसी प्रकार के अटैक से वो फ्री रहे। रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? ठीक है, अभी मेरे साथ एक घटना हुई है। मेरा जो बैंक है कोटक बैंक, अभी मेरे को मैसेज आया है, गूगल TOM करके एक मैसेज आया हुआ है, उससे 1949 का एक ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट से हो गया। ठीक है, मैंने तो किया ही नहीं, ना तो मैं गेम खेलता हूँ ना कोई और बात। मैंने मेरी बैंक को बोला, कोटक को, तो उन्होंने कहा इससे बड़ा भी हो सकता है, आपके खूब सारे पैसे पड़े हैं इसके अंदर, तो हम इस अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं। मैंने कर दो। अब मैंने ये नहीं पूछा कितने दिन के लिए करोगे, अब उन्होंने इतने दिन हो गए अकाउंट फ्रीज कर रखा है। आज मैंने उनको फ़ोन पर धमकाया है, मैंने कहा अगर मेरे को 2 या 3 दिन के अंदर ये पैसे वापस नहीं दिए और इसको ठीक नहीं किया तो मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, यूट्यूब पे भी अवेलेबल हूँ और फेसबुक पे भी अवेलेबल हूँ। 2 मिनट लगाऊंगा कोटक की ऐसी तैसी करने में। आज मैं बोल भी जानबूझ के इसी ले रहा हूँ कि अगर वो 2-3 दिन में नहीं सुधरे तो इसको कट करूंगा इसे वीडियो को और यूट्यूब पे लॉन्च कर दूंगा। फिर बताओ कोटक बैंक ऐसी तैसी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कर सकते कि नहीं कर सकते अपन? तो ये मैं जानबूझ के आज बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इंतजार ही कर रहा था मेरा टॉपिक आवे तो मैं बोलूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं उनको, पैसे वापस लेके रहूँगा मैं उनसे, क्योंकि मेरे यहाँ से हुए नहीं है। मुझे क्या बोले वो कि सर आपके IP एड्रेस से हुए होंगे। तो मैंने कहा लाओ ट्रांजैक्शन की डिटेल लाओ। तुम एक नॉन टेक्निकल आदमी से बात नहीं कर रहे हो, खुद आदमी टेक्निकल है, मेरा तो काम ही यही है। मैंने कहा लाओ तुम्हारी IP डिटेल। उन्होंने मेरे को भेजी, मैंने अपने मोबाइल में, आपके सबके मोबाइल में एक IP होता है कि नहीं होता है, सेटिंग में जाके देखना, मैंने अपनी IP एड्रेस उनको व्हाट्सअप कर दी। मैंने कहा तुम्हारी हमारी IP मिल नहीं खा रही है, अब ये पता लगाओ कौन से की IP है। और मैंने कहा नहीं पता लगाई तो फिर मेरे पास दूसरा तरीका भी है। क्या करूंगा मैं? शास्त्री नगर थाना जो मेरा एरिया लगता है वहाँ बुक कराऊंगा कंप्लेन तुम्हारे खिलाफ, फिर पुलिस निपटेगी तुम्हारे से और साइबर सेल निपटेगा। चलो 2-3 दिन के अंदर इस मामले को निपटा दो। बताओ कर सकते कि नहीं कर सकते? अब अगर वो नहीं करे तो बताओ मेरा जैसा आदमी उनके बारे में भोंपू बोल बोल के उनके क्लाइंट तोड़ देगा कि नहीं तोड़ देगा? मैं वाकई तोड़ दूंगा, ठीक है ना। मैं ऐसा ही आदमी हूँ, अगर मेरे साथ कोई नुकसान करता है मैं उसका घर का पीछे नहीं छोड़ा करता। जो ठीक चलता है मैं उसकी बहुत अच्छी बातें करता हूँ, लेकिन कोई गड़बड़ करता है उसको छोड़ता भी नहीं हूँ मैं, मेरे नेचर में शामिल है। इसलिए कई लोग इसीलिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर, मालूम मैं ये पीछे पड़ गया तो छोड़ेगा नहीं मेरे को। एक छोटी सी घटना बता देता हूँ। बीच में कुछ समय पहले ये पॉन्जी स्कीम चलती थी ना, मैंने भी किसी के कहने पे आके पैसे लगा दिए। वो गोल्ड की स्कीम थी, साई गोल्ड नाम की एक कंपनी थी, वो मेरे पैसे खा के भग गई। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं उनके पीछे पड़ा, गंगानगर में वो लोग रहते थे, पुलिस की मदद से उनको गिरफ्तार कर लाया। 4 महीने मैंने जोधपुर की जेलों में उनको अलग अलग जगह रखा और 4 महीने बाद पूरे पैसे वापस लिए, तब मैंने उनको यहाँ से छोड़ा। उससे पहले मैंने छोड़ा नहीं, इसलिए मेरे पैसे कोई खा के जा नहीं सकता, ये सबको पता है। कोई खाता है तो मैं से पीछे पड़ जाता हूँ उसको, और मेरे को सब तरीके आते हैं, ठीक है ना। इतने समय रहते हुए मैंने सब तरीके डेवलप कर दिए और मेरे को सबको इस्तेमाल और यूज़ करना आता है। पुलिस का कैसे यूज़ करेंगे तो ये अपने आप अपने पास आएंगे, कानून का कैसे अपन इस्तेमाल करेंगे अपन जानते हैं, और टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करेंगे इनके पीछे पड़ने में, तो दूसरे दिन बात आ जाएगी। बताओ ट्विटर तो आजकल काम करता है, ट्विटर पे रोज़ मैं एक मैसेज करना शुरू करूँ, मेरे ट्विटर पे भी बहुत फॉलोवर है, फेसबुक पे भी मेरे बहुत फॉलोवर है, यूट्यूब पे भी मेरे फॉलोवर है, तो मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव, इंस्टा पे भी मेरे पास लोग हैं। तो बताओ मैं अगर इन पे आके रोज़ कोटक की ऐसी तैसी करने लगूँ तो वो कहेंगे 1949 के चक्कर में कंपनी की इमेज खराब कर रहे हैं, तुरंत इसके अकाउंट में क्रेडिट करो और अपनी जेब से ही कर दो। कम से कम ये आदमी तो चुप हो,
बताओ होगा कि नहीं होगा? मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज ये मेरे साथ हुई है, तुम्हारे साथ भी हो सकती है। सोशल मीडिया का पावर समझ लो। अगर कोई काम गड़बड़ करे तो बराबर कर दो उसको, जमाना ही ऐसा है। नहीं करोगे तो ये तुम्हारी समझ नहीं है। तो कंपनियों को हम क्या कह रहे हैं? सिक्योरिटी पॉलिसी मेंटेन करनी पड़ेगी, और नहीं करोगे तो मेरे जैसे लोग बैठे हैं जो तुम्हारे को ठीक कर देंगे। तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बीच का अंतर समझ में आया क्या सबको? व्हाट इज प्राइवेसी? मेरी कॉन्फिडेंशियल पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएंगी। सिक्योरिटी का मतलब क्या? मेरे फाइनेंशियल डेटा और उसके ट्रांजैक्शन की डिटेल हैकर्स तक भी नहीं पहुंचेगी। ये इंश्योर करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। आपने कहा ना मेरे को क्रेडिट कार्ड नंबर बताओ, मैंने आपके कहने में बताया। तो अब उसको सिक्योर करने का जिम्मा किसका हो गया? किसका हो गया? ई कॉमर्स वेंडर का हो गया, मेरा थोड़ी है। आप नहीं कहते, मैं नहीं बताता। आपने कहा ये ट्रांजैक्शन सिक्योर है, आपकी वेबसाइट ऐसा नहीं होने देगी, तब मैंने शेयर किया। देन इट इज योर ड्यूटी कि मेरे उस ट्रांजैक्शन का कोई डेटा बाहर नहीं जाना चाहिए। दिस इज नोन एज सिक्योरिटी। तो 10 चीजें कौन कौन सी पड़ी अपन ने ई कॉमर्स वेंडर की? पहला कंपोनेंट था यूजर, दूसरा कौन था? ई कॉमर्स वेंडर। ई कॉमर्स वेंडर में 10 चीजें क्या हुई उसको इफेक्टिव बनाने के लिए? पहला, सप्लायर एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सेकंड, वेयर हाउस ऑपरेशन। थर्ड, शिपिंग एंड रिटर्न। फोर्थ, ई कॉमर्स कैटलॉग एंड डिस्प्ले। फिफ्थ, मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम। सिक्स्थ, शोरूम एंड ऑफलाइन परचेजेस। सिक्स्थ, सेवंथ, डिफरेंट ऑर्डरिंग मेथड। 8, गारंटीज। 9, प्राइवेसी पॉलिसी। 10, सिक्योरिटी पॉलिसी। बात आई क्या सबको समझ में? कोई डाउट है इसको समझने में? अब मुझे लग रहा है ज़्यादा हो रहा है आज, है ना? यहीं रख लें या आगे बढ़ें? यहीं रख ले। मुझे लग गया शक्लों से कि बहुत हो गया, पढ़ा क्यों रहे, बंद क्यों नहीं करते, है ना? तुमसे ज़्यादा मैं तुमको जानता हूँ, ठीक है ना? पढ़ाते हुए इतना समय हो गया, अब समझ में आ जाता है मेरे को कि अभी स्टूडेंट्स के ऊपर से जा रहा है, अब बंद कर देना चाहिए मैं। तो आज इतना ही रखते हैं अपन, कल लेंगे इससे आगे।